So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So in this video, I am starting your unit 2 of SPOS. We'll try to cover as much we can. And yes, unit 1 is totally uploaded. आपको सारे videos मिल गए होंगे along with the one shot. तो try to cover that first and then come to this video. तो बहुत ज़्यादा easy लगेगी. Most of the चीज़ें आपको similar लगेंगी with unit 1. तो यहाँ पर जो है आपको easy जाने के लिए I am telling you unit 1 जो है वो आप must करके आना, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं फटाफट एसपॉस यूनिट 2 की। तो यहाँ पर आपके पास जो नाम है वो है मैक्रो प्रोसेसर एंड कंपाइलर्स। तो कंपाइलर्स का ना मैक्सिमम पार्ट वो है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है? तो जो हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर ये सारी चीजें देखी ना, तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट ओनली। हम कोई इंपॉर्टेंट या फिर और अपडेट होगा तो वो हम लोग देख लेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द मैक्रो प्रोसेसर। सो बेसिकली व्हाट आर द टेबल ऑफ कंटेंट्स इट्स रिलेटेड टू योर सेम syllabus of your CPU. Now we'll first understand what is macro processor, ठीक है? तो इसका ग्लिम्स हमने जो है यूनिट 1 के अंदर देख लिया था। तो इसमें जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू आस्क वन I need to talk with you guys. See, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें जो है ना चीजों को लेके चलना है, अदरवाइज हमारा हेडेक जो है वो हो जाएगा कि भाई एग्जाम सर पे एंड हमें सारी चीजें सीरियसली करनी है। तो इट इज नॉट नीडेड कि आप बहुत ज्यादा सीरियस रहो। तो थोड़ी बहुत देखो, यहाँ पर जो है ना हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं किसका? एसपॉस का। एसपॉस का आपको फुल फॉर्म पता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो ये यूनिट कवर करेगा आपके दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग के बैकबोन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? सो यहाँ पर वो दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं? तो एक तो है आपका ये मैक्रो प्रोसेसर और दूसरा है आपका कंपाइलर्स, ठीक है? तो जिसमें आपको बेसिक नॉलेज कंपाइलर्स की है। तो मुझे बताओ मैक्रो प्रोसेसर क्या है? मैक्रो प्रोसेसर ना एक स्मार्ट कॉपी पेस्ट टूल है, क्लियर? और कंपाइलर का काम तो आपको पता ही है। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम आते हैं अपने मैक्रो प्रोसेसर के ऊपर। ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया। अब मैक्रो क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो अगर है तो इफ यू आस्क सी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जो है आपने आज तक अपने फोन में शॉर्टकट्स यूज करें क्या, या फिर और इजी क्या आपने मैसेजेस किसी को करते वक्त शॉर्टकट्स यूज करें जो आजकल हम लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो OMW, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? यस, OMW, या ऑन माई वे, राइट? करेक्ट। तो ये क्या है? ये शॉर्टकट है। What is it? शॉर्टकट। वैसे ही बहुत सारे होते हैं, TBH, मे बी इट इज टू बी ऑनेस्ट, और आई डोंट नो मैनी, बिकॉज कुछ आप हिंदी में भी करते हो, कुछ आप मराठी में भी करते हो। इफ यू गो टू से इन इंग्लिश देयर आर मैनी, ठीक है? तो मैं शॉर्टकट्स की बात क्यों करने लगी अचानक? तो जैसे हम लोग टाइप करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल OMW, दैट इज ऑन माई वे। तो इफ आई एम टाइपिंग दिस थिंग, ओके, सो अभी आपको समझ में आ रहा है ऑन माई वे, राइट? बट लिख क्या रही हूं मैं? OMW। That's exactly what a macro is in the programming. Just like OMW, ये कैसे एक्सपांड हो जाएगा? ऑन माई वे। तो एक मैक्रो क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर एक शॉर्टकट है जो कि खुद एक्सपांड हो जाता है इनटू मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, फाइन। और ये जो मैक्रो है ना, ये आप ऐसे समझ लो कि एक नाम आप देते हो टू ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? बहुत सारी लाइन ऑफ कोड्स आपने लिखी है एंड उसका नाम आप एक दे रहे हो। एकदम सिमिलर टू फंक्शंस होता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है मैक्रो और फंक्शन में। लेकिन अगर आप मतलब बेसिक समझना चाहो तो एक एज अ फंक्शन, जैसे हम फंक्शन का नाम देते हैं, तो अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बस उसके नाम से। द सिमिलर फॉर्मेट आपका मैक्रो फॉलो करता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखें रियल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, तो आगे हम लोग देखेंगे। वैसे बेसिक अगर यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो मैक्रो क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज असाइंड अ नेम and can be used anywhere in the program. It represents group of commonly used statements in the source programming language. क्या ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया? ओके, नाउ व्हाट इज मैक्रो प्रोसेसर? तो मैक्रो क्या है और मैक्रो क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब मैक्रो प्रोसेसर क्या है? तो
मुझे ये बताओ कि OMW जो मैं हम लोग बात कर रहे हैं ऑन माई वे, इसको ऑन माई वे, ओके, ऑन माई वे, इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, या रिप्लेस करने का काम कौन करता है आपके फोन में? कीबोर्ड ऐप, राइट? ओके, यस। तो सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग there is a special software which is called as your macro processor which does the same. वो क्या करता है? वो मैक्रो नाम को फाइंड करता है आपके कोड के अंदर और उसको रिप्लेस कर देता है विद द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस और द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मैक्रो नेम इज होल्डिंग। ओके, कहीं पर भी आपने अगर मैक्रो को कॉल किया अपने कोड में तो क्या होगा? वो मैक्रो जहां पर जिस भी स्टेटमेंट पे आप उसको कॉल कर रहे हो, मैक्रो के अंदर, उस पर्टिकुलर मैक्रो के अंदर जितने ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो जाके आपके उस पॉइंट ऑफ लाइन पर एक्सपांड हो जाएंगे. So that work who does, or that replacement who does, that replacement is done by macro processor and that replacement is called as macro expansion. देख लो, मैक्रो प्रोसेसर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, दोनों भी अलग है. तो इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता है इफ यू हैव डन यूनिट 1. ओके, नाउ ये मैक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? रिप्लेस करता है मैक्रो इंस्ट्रक्शंस को विद द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट्स. ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं? जो कि आपने मैक्रो के अंदर डिफाइन करे हुए हैं एंड जब भी आप उसको कॉल कर रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शंस जाके रिप्लेस हो जा रहे हैं. And this replacement process is known as your macro expansion. So this allows programmers to leave mechanical details to be handled automatically. Then it is not directly related to computer architecture on which it runs. ठीक है, तो चलो इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही हैं. Now if we talk about here की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर कोई बेनिफिट्स जो हमें मैक्रोस को बनाने से मिलते हैं, तो सबसे पहला है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मतलब कि थिंक ऑफ बिल्डिंग लाइक सी. यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट एग्जांपल दे देती हूँ, तो बेसिकली राइटिंग मैक्रोज इंश्योर्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज. मतलब मॉड्यूलर आप समझ पा रहे हो ना, हमने पढ़ा है मॉड्यूल्स वाइज आप क्या करते हो? प्रोग्राम लिखते हो, पार्ट पार्ट में प्रोग्राम आप लिख रहे होते हो. तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर मॉड्यूल्स क्रिएट करने का काम बाय यूजिंग मैक्रोज आप कर सकते हो. एंड असेंबली लैंग्वेज बहुत लो लेवल लैंग्वेज है, उसके अंदर ये कर पाना इज अ गुड बेस्ट एडवांस्ड थिंग. ओके, देन रीयूजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सेम मैक्रो कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. ऑब्वियसली जैसे एक फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम यूज कर पाते हैं, उसके कोड को रीयूज कर पाते हैं, सिमिलर पैटर्न में मैक्रो डज इट फॉर अस. ओके, देन कोड रिडक्शन हो जाता है. ऑब्वियसली रिपीटेटिव कोडिंग रिड्यूस हो जाती है, लेकिन इसका भी आपके पास लिमिटेशन है क्योंकि मैक्रो क्या करता है? जब हम मैक्रो कॉल करते हैं तो जो मैक्रो में हमने 2-3 लाइन जो डिफाइन कर दी है, जो कि हमारा रीयूजेबल कोड है मैक्रो का, वो ही जाके मैक्रो कॉल के बाद यहाँ पर एक्सपांड हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर जो है आप इसको सही भी बोल सकते हो एंड इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हो. Then you have macro processing involves 3 main activities. तो मैक्रो प्रोसेसिंग के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं. सबसे पहले है डेफिनेशन. तो डेफिनेशन यानी कि मुझे बताओ, अगर हम ऐसे समझें कि आप कोई रेसिपी क्रिएट कर रहे हो तो रेसिपी क्रिएट करने का काम होता है डेफिनेशन, या फिर आप रेसिपी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो तो वो काम होता है डेफिनेशन. तो डिफाइनिंग अ मैक्रो विद इट्स नेम एंड बॉडी इज नथिंग बट योर मैक्रो डेफिनेशन. आपने मैक्रो को डिफाइन कर दिया, सारे नेम्स एंड ऑल, एंड यहाँ पर आपने मैक्रो को एंड कर दिया, तो ये क्या है? आपका डेफिनेशन. देन यू हैव इन्वोकेशन. इन्वोकेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो? अब आप उस फूड को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आपने बनाना छोड़ दिया, आप ऑर्डर करने जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप मैक्रो नेम को उससे कॉल कर रहे हो.
ठीक है, आपने यहाँ पर उसको बना दिया, नाउ यू आर कॉलिंग। देन एक्सपांशन होगा मतलब कि सी रिप्लेसिंग द मैक्रो कॉल विद इट्स डेफिनेशन। तो जो मैंने आपको बोला कि अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपको कॉल आ जाती है तो आपके पास जो वो मैक्रो आपने डिफाइन किया था ना, उसकी बॉडी आके रिप्लेस हो जाती है वेर एवर यू हैव कॉल्ड। So these are the three main एक्टिविटीज। देन फीचर्स ऑफ मैक्रो फैसिलिटी की बात करें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में क्वेश्चन आता है मैक्रो फैसिलिटी रिलेटेड टू बी फोकस्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है सी सबसे पहले आपके पास आता है मैक्रो डेफिनेशन एंड इन्वोकेशन। अब डेफिनेशन और इन्वोकेशन इन दोनों वर्ड्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेफिनेशन मतलब कि आप मैक्रो का नाम और बॉडी डिफाइन कर रहे हो, इन्वोकेशन मतलब कि मैक्रो को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्रोज कैन बी डिफाइंड वंस एंड यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। यस, देन ईच मैक्रो हैज अ यूनिक नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। देन पैरामीटर्स कैन बी पास्ड टू मेक मैक्रोज फ्लेक्सिबल। ऑल्सो हम लोग क्या कर पाते हैं, मैक्रोज में पैरामीटर्स भी पास कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ आप अब जब हम लोग मैक्रो सीख लेंगे, मैक्रो के कोड लिखना सीख लेंगे, प्रोग्राम लिखना सीख लेंगे, एट दैट टाइम जब आप फीचर्स लिख रहे हो ना, तो मैक्रो डेफिनेशन इन्वोकेशन के अंदर आप यहाँ पर कोड भी फॉर एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो, एंड इट इज वेरी सिंपल। Okay, it is very simple. Now if we talk about macro expansion, okay, तो macro expansion क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मैक्रो प्रोसेसर रिप्लेस करता है हर एक मैक्रो इंस्ट्रक्शन को विद करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। मतलब कि आप समझ पा रहे हो, जब आप कॉल करोगे तभी आपके पास जो है ना वो पूरा मैक्रो का जो कोड है वो एक्सपांड हो जाएगा। टाइमिंग क्या है, एक्सपांशन ऑकर्स ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग फेज। एक्सपांशन कब होता है, आपके प्री प्रोसेसिंग फेज के अंदर होता है। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट एक्सपांडेड सोर्स कोड, सो रिजल्ट इसका यही है कि आपको एक्सपांडेड सोर्स कोड मिल जाता है विच इज रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग फेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो कोड है जब आप कॉल कर रहे हो, इसका मतलब कि अभी आपके पास पूरा कोड रेडी नहीं है। यू आर कॉलिंग मतलब कि अभी आप पूरा कोड अपना रेडी कर रहे हो, एंड जैसे ही एक्सपांशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा टिल दी एंड, फिर आप क्या करोगे, इसको प्रोसेसिंग के अंदर डालोगे। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज प्री प्रोसेसिंग फेज। एंड प्रोसेसिंग के लिए आप जब देते हो तो रिजल्ट में मतलब एक्सपांशन के बाद आपको पूरा का पूरा एक्सपांडेड सोर्स कोड मिल जाता है विच इज रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, देन यू हैव पैरामीटर हैंडलिंग। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है, आपने फंक्शंस को यूज किया होगा। तो पैरामीटर्स यानी कि आप इसको यूज करते हो टू मेक योर प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप मैक्रोस को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरामीटर्स का यूज करते हो। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स के भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पोजिशनल पैरामीटर्स हो गए, कीवर्ड पैरामीटर्स हो गए, जिनको अभी हम समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पैरामीटर हैंडलिंग में मैक्रोस कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स मेक मैक्रोज मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल, एंड दो टाइप्स के पोजिशनल एंड कीवर्ड पैरामीटर्स जो है यहाँ पर सपोर्टेड होते हैं। मतलब कि दो पैरामीटर्स मैंने बात करी, पोजिशनल और कीवर्ड। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो पोजिशनल पैरामीटर्स मतलब कि आप डायरेक्टली, जैसे कि आपने क्या किया है, डिफाइन किया है अपना मैक्रो। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना मैक्रो डिफाइन किया है, आप ऐड करना जा रहे हो, ऐड करने जा रहे हो दो नंबर्स को। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मूव कर रहे हो AX, एंड यहाँ पर आपने क्या दे दिया, यहाँ पर आपने 1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो AX के अंदर ही किसको, आप सेकेंड वाले इंस्ट्रक्शन को, एंड दैट्स इट। आप फिर क्या कर दे रहे हो, एंड मैक्रो कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इसको कॉल करोगे, मतलब कि ये है इसका नाम, तो ऐड करते वक्त अब आप क्या करोगे, लेट सपोज मुझे चाहिए 10 और 20 को ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे पोजीशन में दोगे कि ये जो 10 है दैट विल बी योर फर्स्ट, एंड ये जो 20 है दैट विल बी योर सेकेंड। तो ये है आपका पोजिशनल पैरामीटर। और कीवर्ड पैरामीटर मतलब कि आप बताओगे, आप क्या करोगे, आप बताओगे कि ये
जो फर्स्ट वाला है वो मेरा 10 है और जो सेकंड वाला है वो मेरा 20 है, मतलब कि डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपकी शफलिंग पॉसिबल है, बट पोजिशनल में आपको उसी सीक्वेंस में देना होगा, कीवर्ड में उसी सीक्वेंस में देने की प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज व्हाट योर पैरामीटर हैंडलिंग इज। देन यू हैव नेस्टेड मैक्रो सपोर्ट। तो ऑब्वियसली मैक्रोज आपने अगर क्रिएट किया है, यू हैव अ मैक्रो, तो उसके अंदर भी आप एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हो, उसको यहाँ पर एंड कर सकते हो एंड फिर आपके आउटर वाले मैक्रो को यहाँ पर एंड कर सकते हो। तो मतलब नेस्टेड मैक्रो सपोर्ट इज पॉसिबल। Okay, then it supports macro definitions and handles complex macro hierarchies. Then fifth है conditional expansions. तो समटाइम्स देखो, आप हो सकता है यू वॉन्ट योर मैक्रो टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन एनी सर्टन कंडीशन में बी। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। सो दैट कंडीशंस आर नथिंग बट लाइक योर इफ एंड लाइक योर एल्स एग्जैक्टली। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो ये मैक्रो से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ये जो है ना ये वाले इससे तो बहुत ज्यादा आपको रिलेट होगा इफ यू हैव डन योर सम पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी। Okay, so macros can include conditional statements, then selective expansion based on conditions, enhanced flexibility in code generation. ठीक है, so I hope आपको समझ में आ रहा है what I am trying to tell you. So this is what happens when you like understand these things. Okay, कौन सी वाली फ्लैग आपके मैक्रो इंस्ट्रक्शन की मैक्रो फैसिलिटी। सो फीचर्स ऑफ मैक्रो फैसिलिटी में ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। जहां पर भी इफ यू आर केपेबल टू राइट कोड यू कैन राइट, एंड वो कोड आप डेफिनेटली लिख पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज अभी धीरे धीरे करके हम चीजों को सीख रहे होंगे। सो मैक्रो डेफिनेशन इन्वोकेशन यू गॉट इट, एक्सपांशन यू गॉट इट, पैरामीटर हैंडलिंग, नेस्टेड मैक्रो सपोर्ट एंड कंडीशनल एक्सपांशन। आई होप आपको याद हो गया होगा ये। नाउ मूविंग फॉरवर्ड यू हैव मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसमें मैंने इन दोनों के बारे में अभी आपको बता दिया है। एंड मिक्स्ड इज नथिंग बट आप समझ पा रहे हो कोई भी पैरामीटर्स मिक्स फॉर्मेट में यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेसिकली। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हियर। सो सी गाइस, ये एग्जाम्पल है आपके पोजिशनल पैरामीटर्स का, बहुत ज्यादा सिंपल है, यही मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। तो पोजिशनल पैरामीटर्स देख लो, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, मैक्रो इंस्ट्रक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहला है पोजिशनल पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आइडेंटिफाइड बाय देयर पोजीशन, मतलब कि सीक्वेंस में आप देते हो, एग्जैक्ट ऑर्डर के अंदर आप देते हो। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पर देखो, इससे अच्छा है किसी यहाँ पर आपने मैक्रो क्रिएट किया है जिसका नाम है ऐड, एंड 2 पैरामीटर्स आपने पास कर दिए हैं। फिर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट वाला पास कर रहे हो मूव में, एंड सेकेंड वाले में ऐड कर दे रहे हो, दैट इज इट। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, अपने मैक्रो को। तो मैक्रो के नाम से कॉल करोगे एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप अपने मैक्रो के नाम से कॉल कर रहे हो एंड 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हो। यू आर नॉट टेलिंग कि ये 1 वाला है या 2 वाला है, बिकॉज यू आर गिविंग एन एग्जैक्ट सीक्वेंस। तो ये इसको एज अ पोजिशनल पैरामीटर्स कंसीडर करेगा, एंड यहाँ पर आपका 10 लिया जाएगा और यहाँ पर आपका 20 लिया जाएगा। So this is how your positional parameters work. अब सेम चीज अगर हम कीवर्ड पैरामीटर्स की बात करें तो सेम एग्जांपल, बस कॉल चेंज हो जाएगी। कॉल चेंज हो जाएगी मतलब कि अगर अब मुझे कीवर्ड पैरामीटर से करना है तो मैं यहाँ पर करूंगी ऐड, ठीक है, एंड उसके बाद ऐड, उसके बाद आई विल गिव माय नंबर्स। ओके, आई कैन गिव माय नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मैंने num1 दिया है, ठीक है, num1। सो num1 इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं 20 देना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर अगर हमें कॉमन रखना है तो 10 दे देते हैं। ओके, एंड इसके बाद आप कॉमा करके लिख सकते हो num2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पर यही सेम चीज यूज करो। वाई? बिकॉज की पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स कैन डिफर, लेकिन ये कंसीडर किसको करेगा, अब ये num1 है मतलब कि ये इसको कंसीडर करेगा 10 एंड num2 विल कंसीडर दिस एज 20 एंड अकॉर्डिंगली इट विल वर्क। सो कीवर्ड पैरामीटर में पैरामीटर्स आइडेंटिफाई होते हैं कीवर्ड से। ना इफ यू आल्सो शफल दिस थिंग ना, तो दिस विल बी गोइंग टू बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। इसीलिए ऑर्डर डजंट मैटर, इट इज मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल, एंड यही एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हो।
एंड लास्ट है मिक्स्ड पैरामीटर्स, मतलब कि पोजिशनल और कीवर्ड पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। ओके, सो पोजिशनल पैरामीटर्स मस्ट कम फर्स्ट एंड provides flexibility in parameter passing. So these are the three types of arguments which you need to remember. Okay, now here you have parameter substitution. तो parameter जब आप substitute करते हो then how it works. So आप expansion जब होता है, expansion वाला process आपको पता है, whenever you call तो आपका जो है रिप्लेस हो जाएगा पूरा कोड बाय द मैक्रो कोड, सो दैट इज एक्सपांशन। तो जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि फॉर्मल कौन से हैं और एक्चुअल कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने डिफाइन करे हुए हैं, और यहाँ पर भी हम इसको पैरामीटर कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज वी आर गिविंग दैट कि ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। एंड यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर जो हम एक्चुअल दे रहे हैं वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना एंड डेफिनेटली इन वर्ड्स को यूज करना अपने एग्जाम में। ये फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं एंड ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मल पैरामीटर्स जो है वो एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस्ड हो जाते हैं एंड सब्स्टिट्यूशन जो है वो टेक्सचुअली होता है। मतलब कि ऑब्वियसली आपका जो मैक्रो का, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैक्रो कोड रिप्लेस हो जाता है एंड एक्सपांड हो जाता है, तो ये टेक्सचुअल एक्सपांशन आपका होता है। पैरामीटर नेम्स इन द मैक्रो बॉडी आर रिप्लेस्ड विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पर मैक्रो नेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर आप दोगे, जैसे मैंने ऊपर क्या दिया, मैंने यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 दिए। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 दिए एंड उसके बाद मेरी मैक्रो बॉडी है जिसके अंदर मैं पैरामीटर और वन और 2 को यूज करके कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, एंड दैट इज एंड मैक्रो। सो आई होप समझ में आ गया आपको। स्टार्ट हम इससे करते हैं, एंड हम इससे करते हैं, फिर मैक्रो नेम दे रहे होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी लिख रहे होते हैं। तो अगर मेन बात करें तो मैक्रो की विथ कीवर्ड पैरामीटर्स के अंदर पोजिशनल एंड कीवर्ड पैरामीटर्स आपके होते हैं। ओके, देन लेट अस अंडरस्टैंड कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन। तो आप समझ चुके हो, मैंने अभी आपसे बात करी थी कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन के, जिसमें इफ एल्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंडीशंस जो है अगर आपको पुट करनी है तो उसके अंदर आपको कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन का यूज करना पड़ेगा। तो इससे आप सिलेक्टिव एक्सपांशन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैक्रो को कॉल कर दिया एंड पूरा का पूरा मैक्रो कोड अब जो है आके छप रहा है, अब उसमें इफ है, एल्स है, क्या है, कुछ भी नहीं मैटर कर रहा है। तो अगर हम इफ एल्स जो है ये वाली कंडीशंस लगा देंगे अपने मैक्रो में, तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो बस यही वाला कोड जाके मेरे मेन कोड में एक्सपांड हो रहा होगा, और अगर एल्स वाली होगी तो मेरा एल्स वाला कोड एक्सपांड होगा, पूरा कोड एक्सपांड नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज मेमोरी। सबसे पहले आ जाती है, चलो फीचर्स में बात करें तो यू हैव कंडीशनल डायरेक्टिव्स। व्हाट यू हैव? कंडीशनल डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं आपके पास, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास जो कि आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। फिर बुलियन लॉजिक हो सकता है जो कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक कोड मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ एल्स आप लोग कैसे यूज करते हो। अदरवाइज इफ आई सी, यस यहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सी यहाँ पर यू हैव द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन है। ठीक है, आप कोड लिखोगे जो कि ट्रू होगा इफ कंडीशन के ऊपर। ओके, एल्स का आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सो दिस इज हाउ आपका स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। आई होप यू गॉट इट कि इफ एल्स आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर देयर। सो ये फर्स्ट था आपका फीचर। सेकेंड फीचर यू हैव एक्सपांशन टाइम वेरिएबल। व्हाट यू हैव? एक्सपांशन टाइम वेरिएबल। तो एक्सपांशन टाइम वेरिएबल ये होता है, ये वेरिएबल्स इवेल्युएट होते हैं ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन, कैन कंट्रोल कंडीशनल एक्सपांशन, हेल्प इन जनरेटिंग डिफरेंट कोड वेरिएंट्स। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप जीपीटी यूज करते हो, अगर चैट जीपीटी आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप क्लॉड यूज करते हो, अगर आप जेमिनी यूज करते हो, तो ये सारे जब भी आप पहली बार ओपन करोगे, पहली बार इन द सेंस कि आप जब भी इनको फ्रेशली ओपन करोगे एनी ऑन डेली बेसिस, तो आपके पास लिख के आता है हेलो, गुड मॉर्निंग, इन माय केस इट कम्स ज़ेफा। ओके, सो ये जो आता है ये क्या है? ये है एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स के हेल्प से, मतलब डायरेक्टली ऑन द टाइम ये जो है एक्सपांड होता है विद द गिवन थिंग।
ओके हो सकता है कि इसमें पहले से ही प्रिंट किया हो कि पहले आप गुड मॉर्निंग प्रिंट करो या फिर पहले आप हेलो प्रिंट करो, उसके बाद जो यूजर नेम है वो प्रिंट करो। तो एग्जैक्टली ये क्या है, एक्सपांशन टाइम वेरिएबल्स है। तो सेम मैक्रो डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस। मतलब कि सेम मैक्रो है आपने यूज किया हुआ, लेकिन टाइमिंग के बेसिस पे, मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलेगा। नाइट का टाइम है तो गुड नाइट बोलेगा, इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलेगा। एक कली की बात है जो थोड़ी सी फनी मुझे लगी थी, व्हेन आई ओपन माय क्लाउड, ओके, तो उस वक्त क्या हुआ, इट वॉज अराउंड 1 o'clock इन नाइट। सो ये उसने मुझे क्या बोला, हेलो, एंड उसने मुझे बोला नाइट आउल। ठीक है, मे बी आपके इसमें भी होता होगा, बट इसने मुझे नाइट आउल बोला एंड आई वाज लाइक लाफिंग बिकॉज व्हाई इट सेड नाइट आउल। आई अंडरस्टूड कि बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था एंड आई वाज यूजिंग क्लॉड। तो दैट इज द रीजन। तो टाइम देख के एक्सपांशन के अंदर चेंजेस होती हैं, सो दैट हैपेंस ड्यूरिंग द कंट्रोल कंडीशनर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देन देयर आर सम एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जिसके अंदर आपके कंडीशनल मैक्रोज यूज होते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जनरेशन, है ना। हो सकता है विंडोज के लिए स्पेसिफिक कोड है, लिनक्स के लिए स्पेसिफिक कोड है, वो रन करना है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर दिखा सकते हो क्या, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप इफ लिखोगे, यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म लिखोगे, ठीक है, यानी जो भी प्लेटफॉर्म है। तो लेट सपोज अगर विंडोज प्लेटफॉर्म है तो जो है यहाँ पर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। या फिर एल्स के अंदर हमारा अगर जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ भी एल्स इफ कर सकते हैं। एल्स इफ में अगर हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आई होप यू अंडरस्टूड, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जनरेट हम कर सकते हैं। फिर डीबग वर्सेस रिलीज बिल्ड्स होते हैं, मतलब कि रिलीज मोड के अंदर जो डीबग प्रिंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। डीबग मोड अगर आपका ऑन होगा तो वो सारी चीजें, मतलब डीबग के अंदर, रिलीज के अंदर चीजें आपकी डिफरेंट शो हो रही होंगी अकॉर्डिंगली, फीचर बेस्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन वेरिएंट्स। तो ये आपके कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं फॉर कंडीशनल मैक्रोस, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये स्ट्रक्चर है जो कि आप डेफिनेटली दिखा सकते हो। बेनिफिट्स क्या है, कोड डिप्लीकेशन की रिड्यूसेंस होती है, लाइक ऑब्वियसली आप अगर, मतलब यू विल नॉट प्रेफर ना कि आपका पूरा का पूरा कोड जाके वापस से कॉपी हो जाए व्हेन एवर यू आर कॉलिंग। अगर ऐसा हो जाए कि कंडीशन चेक हो एंड फिर इतना ही कोड जाके रिप्लेस हो, है ना, रिप्लेस हो, तो दैट विल बी अ गुड थिंग एंड दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस कोड डुप्लीकेशन। ओके, देन इट enables flexible code generation, then it supports multiple platform targets and yes improves maintainability। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन की। फाइन, सो लिविंग दैट इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर नाउ अस टू अंडरस्टैंड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझ लेते हैं, देन विल कम टू द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर अंडरस्टैंडिंग मैक्रो कॉल्स। ओके, तो अभी हमने देखा मैक्रो, मैक्रो को कॉल कैसे कर पाते हैं, एवरीथिंग। नाउ वी हैव नेस्टेड मैक्रोस, ठीक है। तो नेस्टेड मैक्रोस क्या है, अगेन मैक्रो इनसाइड अनदर मैक्रो, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ जाती है, हिरार्की आ जाती है, हिरार्की आ जाती है, लाइक हिरार्की, यस, ऑफ मैक्रो एक्सपांशन, मतलब मैक्रो इनसाइड मैक्रो। तो उसमें टाइप्स ऑफ मैक्रोज आपके होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट आपका नेस्टिंग। डायरेक्ट नेस्टिंग यानी कि, डायरेक्ट नेस्टिंग आप क्या कंसीडर कर सकते हो इसको, डायरेक्ट नेस्टिंग मतलब कि वन मैक्रो डायरेक्टली अनदर। ओके, वन मैक्रो जो है ना, एक मैक्रो है उसके अंदर आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली दूसरा मैक्रो डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर डायरेक्ट नेस्टिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वन मैक्रो डायरेक्टली कॉल्स अनदर मैक्रो। सिंपल हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि आप कैसे समझ सकते हो कि ये है आपका मैक्रो ए, ठीक है, ये किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है मैक्रो बी को, दैट्स इट। ओके, मैक्रो बी को, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ये चीज ही आप डायरेक्ट अपने एग्जांपल में दिखा सकते हो टू जस्ट शो द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। देन इनडायरेक्ट नेस्टिंग है आपके पास। इनडायरेक्ट नेस्टिंग मतलब कि मैक्रो जो है वो उसके अंदर कॉल तो कर रहा है, मैक्रो कॉल तो कर रहा है दूसरे को, विच अगेन इज कॉलिंग टू अनदर। मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मैक्रो ए है, ठीक है, ये किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है मैक्रो बी को। लेकिन मैक्रो बी कोई अपना खुद से सारा काम नहीं कर रहा है, मैक्रो बी भी किसको कॉल कर रहा है, किसी दूसरे को कॉल कर रहा है, मतलब कि मैक्रो सी को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो गई इनडायरेक्ट नेस्टिंग। मैंने मैक्रो सी को तो नहीं जोड़ा, लेकिन बाय द मैक्रो बी, मैक्रो सी भी माइक्रो ए के साथ क्या हो गया,
नेस्ट हो गया. सो दिस इज हाउ इनडायरेक्ट नेस्टिंग लुक्स लाइक. मैक्रो कॉल्स अनदर मैक्रो विच कॉल्स अनदर मैक्रो. तो ये कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर है एंड इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग ड्यूरिंग एक्सपांशन. ठीक है. नाउ यू हैव एक्सपांशन प्रोसेस. तो आपके पास दो ही नेस्टिंग थी, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्ट नेस्टिंग एंड इनडायरेक्ट नेस्टिंग. नाउ इफ वी टॉक ओवर हियर एक्सपांशन प्रोसेस, तो सबसे पहले एक्सपांशन कैसे होगा, तो इनर मोस्ट आपका फर्स्ट एक्सपांड होता है. एंड व्हाई, बिकॉज इट इज द डीपेस्ट कॉल फर्स्ट. मतलब अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने किसको कॉल किया, इसको कॉल किया, एंड इसने किसको कॉल किया, इसको कॉल किया. सबसे डीप है आपका मैक्रो सी. तो पहले अगर आप चाहो मैक्रो ए को कॉल करो या मैक्रो बी को कॉल करो, सबसे पहले जो है ना डीप वाला कॉल होगा, क्योंकि वो सबके अंदर बैठा है ना. जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं. सो दिस इज हाउ योर एक्सपांशन वर्क्स लाइक. तो सबसे पहले जो एक्सपांड होगा वो डीपेस्ट नेस्टेड कॉल आपका है, फर्स्ट एक्सपांड होगा. देन यू हैव रिकर्सिव एक्सपांशन, मतलब कंटिन्यू अंटिल ऑल मैक्रोज आर एक्सपांडेड. तो ऑब्वियसली इसके बाद ये होगा, अगर आपने ए को कॉल किया है तो पहले इधर जाएगा एंड फिर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो ए पर आएगा. तो ये चीज है, ये रिकर्सिव कहलाई जाती है, अंटिल आप उस कॉल तक नहीं पहुंच जाते या उस मैक्रो तक नहीं पहुंच जाते जिसपे आपने कॉल किया था. देन पैरामीटर पासिंग. तो पैरामीटर्स फ्लो थ्रू द नेस्टेड कॉल्स ओनली. जो पैरामीटर आप पास करोगे मैक्रो को कॉल करते वक्त, वो ही सारे पास होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस. अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है. चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट रिकर्जन हो सकता है ना, जो कि आपको प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है. पैरामीटर स्कोप, आपको पैरामीटर की विजिबिलिटी को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. विच मैक्रो कैन सी विच पैरामीटर अकॉर्डिंगली. देन यू हैव एक्सपांशन ऑर्डर, इंश्योरिंग करेक्ट सीक्वेंस. मतलब कि आप एक एक्सपांशन करके, आप अगर बिगनर हो तो आप अपने बुक पे करके देखो कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी एक एक एक्सपांशन की. ये एक्सपांशन आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अगर समझो मैंने मैक्रो ए को कॉल किया है, तो मैक्रो ए को कॉल करने से यहाँ पर जो मेरे कोड में क्या चेंजेस आएंगे, तो आई नो कि मैक्रो बी कॉल, ये मैक्रो ए मैक्रो बी को कॉल कर रहा है, मैक्रो बी मैक्रो सी को कॉल कर रहा है. तो सबसे पहले सी वाला कंटेंट आएगा, उसके बाद बी वाला कंटेंट आएगा, उसके बाद ए वाला कंटेंट आएगा. सो दिस इज हाउ, अगर आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो आपको पहले इसको देखना पड़ेगा कि क्या मैं अपने जो मेरा आंसर है क्या वो करेक्ट सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो दिस इज द एक्सपांशन ऑर्डर विच यू नीड टू चेक. सो ये तीन आपके चैलेंजेस थे. फाइन. सो आई होप यू गॉट इट. नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल सिनेरियो देख लो. मैक्रो ए कॉल कर रहा है मैक्रो बी को, मैक्रो बी कॉल कर रहा है मैक्रो सी को. तो फाइनल एक्सपांशन कंटेन्स कोड फ्रॉम ऑल द थ्री मैक्रोज जो अभी मैंने आपको बताया. सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. चलो अब ये क्या है, मेथड्स हैं फॉर हैंडलिंग द नेस्टेड मैक्रोज. तो सबसे पहला मेथड है सेवरल लेवल्स ऑफ एक्सपांशन, देन रिकर्सिव एक्सपांशन, एंड आप स्टैक को भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग एक्सपांशन. ठीक है. तो ये तीन प्रोसेस है, तो इन तीनों को भी आप जो है मैंने आपको समझा दिया. सेवरल लेवल्स ऑफ एक्सपांशन तो आप ऐसे ही दिखाओगे जैसे अभी हमने देखा. रिकर्सिव एक्सपांशन भी आप ऐसे ही दिखाओगे, रिकर्सिव वाले की भी हमने बात करी. बाकी स्टैक के लिए आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट पता है. पहले क्या होगा, मैक्रो ए है, ठीक है, फिर क्या है बी है, फिर क्या है सी है. स्टैक के अंदर क्या होगा, स्टैक के अंदर फर्स्ट स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो है स्टैक अच्छे से बना लेते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो स्टैक है ये है, ठीक है, ये हमारा स्टैक है एंड ए बी सी है. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैक्रो ए में कॉल हुआ है तो ए आ जाएगा. फिर क्या है, मैक्रो ए किसको कॉल कर रहा है, बी को कॉल कर रहा है, मैक्रो बी किसको कॉल कर रहा है, सी को कॉल कर रहा है. तो ये जो है सबसे पहले बाहर निकलेगा. ठीक है, मतलब कि जो सी का आंसर है, मतलब सी का कोड है, ये सबसे पहले जो है एक्सपांड होगा. उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा एंड उसके बाद यहाँ पर ए होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सी बी ए, हाउ इट goes, and this is how nothing but stack is used in your expansion process. So you can show both और यहाँ पे तीनों को भी, तो बहुत इजीली आप इसको दिखा सकते हो. जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू शो द, लाइक आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. इफ यू आर राइटिंग कोड, वेल एंड गुड, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आपको ये नेस्टिंग समझाना, हाउ डज द नेस्टिंग वर्क्स. ओके, नाउ अगर हमें मैक्रोज को डिफाइन करना है, तो वाई डू वी नीड मैक्रो, ये हमने बात कर ली है. वी नीड मैक्रो ताकि हम जो है सेम कोड को बार बार ना लिखें. वी हैव टू अवॉइड द सेम कोड राइटिंग अगेन एंड अगेन.
ओके तो यहाँ पर मैक्रो डेफिनेशन का सिंटैक्स पहले देख लो। जो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे मैक्रो, फिर मैक्रो का नाम लिखते हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आते हैं आपके पास। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकते हैं। फिर आपके मैक्रो बॉडी होती है एंड उसके बाद आप क्या करते हो, एंड मैक्रो कर रहे होते हो। तो ये क्या है, बेसिक सिंटैक्स है आपका। अब यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को डिफाइन भी किया हुआ है। तो मैक्रो डायरेक्टिव होता है ये टू स्टार्ट मैक्रो डेफिनेशन। मैक्रो नेम आपका यूनिक आइडेंटिफायर है, जो भी आप नाम दो, चाहे एड नाम दो, मल्टीप्लाई नाम दो या एनीथिंग। ओके, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप दे सकते हो, काउंट। मैक्रो बॉडी आपको पता है, इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको एक्सपांड करवाने हैं, एंड एंड मैक्रो, तो दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये प्रोग्राम है विथ मैक्रो डेफिनेशंस एंड कॉलिंग। ये किसके पास जाता है, मैक्रो प्रोसेसर के पास जाता है, जो कि हमें देता है प्रोग्राम विद मैक्रोस, विदाउट मैक्रोस। मतलब कि यहाँ पर एक्सपांशन जो है वो आपका हो गया होगा, एक्सपांशन जो है वो आपका हो गया होगा। एंड यहाँ पर जो है असेंबलर आएगा। असेंबलर यानी कि असेंबलर के पास जाएगा पूरा का पूरा कोड जो कि आपके एक्सपांशन के साथ है। ठीक है, मतलब कि पहले आपके पास क्या थी, कॉल्स थी, आपके प्रोग्राम में आपने कॉल्स करी हुई थी। अब क्या होगा, ये मैक्रो प्रोसेसर उस कॉल्स की जगह पे क्या कर देगा, पूरा का पूरा मैक्रो कोड रिप्लेस कर देगा। अब आपके पास क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट सोर्स कोड है। तो ये सोर्स कोड अब कहाँ पे जाएगा, असेंबलर में, और असेंबलर क्या करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स आपके टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। बट यहाँ पर हमने सिंटैक्स अच्छे से समझ लिया है। नाउ मैक्रो डेफिनेशन का प्रोसेस अगर देखें तो देखो बहुत सिंपल है। डेफिनेशन फेज एक्टिविटीज यू हैव। सो अभी हमने प्रोसेस देखा, राइट। तो जब भी हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं तो असेंबलर कहा जाता है, असेंबलर गोज थ्रू द डेफिनेशन फेज। सो ये फेज डिसाइड करता है कि हाउ योर मैक्रो विल बी स्टोर्ड इंटरनली फॉर द लेटर यूज। ओके, तो इसीलिए हमें डेफिनेशन फेज जो है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन फेज के अंदर 4 एक्टिविटीज आपकी होती हैं। सबसे पहले यू हैव नेम रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आपके मैक्रो का नाम जो है वो रजिस्टर होता है। कहाँ रजिस्टर होता है, तो आपके सिंबल टेबल में। अब आपको ये सब पता है, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, पूल टेबल, हमने बहुत अच्छे से यूनिट 1 में देखा है। एंड मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ, अब आपका यूनिट 2 बहुत सिंपल जाएगा, क्योंकि यूनिट 1 में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है एंड एक एक चीज को डिटेल में पढ़ा है। यूनिट 2 आप देखना, आपका कंपाइलर वाला पार्ट कितना सिंपल जाएगा, डेफिनेशन, मैक्रो वगैरह बहुत सिंपल जाएगा। वाई, चीजें आपने वहां पर क्लियर कर ली है। एंड मैंने आपकी ये जरूरी क्लियर करके दी है ताकि आपका एक यूनिट आपको हार्ड लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे, है ना। सो दैट इज द रीजन। तो आप समझ पा रहे हो कि सिंबल टेबल के अंदर आपका मैक्रो नेम जो है वो रजिस्टर हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ वी डिफाइन अ मैक्रो, लेट सपोज मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये जो है ये नाम है, और ये जो है ये असेंबलर सेव कर देगा इस नाम को एज अ मैक्रो नेम इन योर सिंबल टेबल। फिर उसके बाद आता है पैरामीटर काउंट स्टोरेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो मैक्रो को चाहिए फॉर स्टोरेज पर्पस, सो वो आपका क्या होता है, आप उसको दे रहे होते हो, पैरामीटर काउंट को भी दे रहे होते हो, उससे भी एक पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोरेज डिफाइन होती है। तो जैसे मेरे पास क्या है, मैक्रो का नाम है मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया 2, तो ये पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये आपको पैरामीटर्स देने होते हैं, काउंट ऑफ पैरामीटर्स देना होता है। देन यू हैव बॉडी स्टोरेज, मतलब असेंबलर क्या करता है, मैक्रो बॉडी को स्टोर करता है, मतलब कोड को, जो भी कोड आपने लिखा है ना मैक्रो के अंदर, उसको स्टोर करता है, सो दैट इट कैन बी एक्सपांडेड लेटर जब भी मैक्रो को आप कॉल करोगे। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर आपकी बॉडी स्टोरेज आ जाती है। देन वैलिडेशन, मतलब कि आपके सिंटैक्स एरर्स वगैरह चेक होते हैं। अगर आपने लास्ट में एंड मैक्रो लिखा ही नहीं है, एंड मैक्रो लिखा ही नहीं है, तो दिस वुड बी कॉट हियर। ओके, सो दीज आर द 4 डेफिनेशन फेज एक्टिविटीज। आई होप यू गॉट इट। नंबर रजिस्ट्रेशन, पैरामीटर काउंट स्टोरेज, बॉडी स्टोरेज एंड वैलिडेशन। अब इसके एक एक को देख लेते हैं डिटेल में। अगर आपको क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से आप मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो गाइस। बस ये 4 प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाने। सी यहाँ पर पैरामीटर डेफिनेशन है, पैरामीटर्स आर रेफरेंस्ड एज दिस, एम्परसेड 1, एम्परसेड 2। तो ये जो है ना, एम्परसेड आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। ओके, बाय लाइक आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो पैरामीटर्स कैन बी रेफरेंस्ड एज दिस। आपको ये वाला रेफरेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। इफ ऑल्सो यू हैव सीन माय डीएसएस सीरीज, तो मैंने अच्छे से रेफरेंसिंग, पास बाय रेफरेंस वगैरह आपको समझाया हुआ है। ओके, सो दीज आर द पैरामीटर्स जो आप यहाँ पर देते हो, और बाय नेम वगैरह भी आप दे सकते हो। सो डिफॉल्ट वैल्यूज को भी आप असाइन कर सकते हो, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज भी आप असाइन कर सकते हो, ताकि अगर बाद में कोई पैरामीटर उस जगह पे पास नहीं कर रहा है तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज को कंसीडर करते हो।
देन ऑप्शनल पैरामीटर्स भी सपोर्टेड हैं। तो ये है पैरामीटर डेफिनेशन फेज। तो यहाँ पर अगर देखें हम मल्टीप्लाई टू एंड यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ई एक्स। अब देखो आपको ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, ये सारे EAX, EBX, ECX, ये सब हमने जब हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था तब हमने ये सारे रजिस्टर्स पढ़े थे, जनरल प्रोसेस रजिस्टर, पर्पस रजिस्टर और सारे रजिस्टर्स हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर अब डोंट एक्सपेक्ट कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रजिस्टर्स, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट रजिस्टर्स। You have to just understand, and people are assuming that you have learned this registers in your last semester and you're coming here. So please remember ये जो चीज है इसको अब इतना बेसिक में मत लेके जाना while you expecting from me कि जो है ना मैं आपको एक एक रजिस्टर एक्सप्लेन करूँ, that is not possible at this point of time. Okay, so यहाँ पर आप मूव कर रहे हो AX के अंदर क्या, इस फर्स्ट पैरामीटर को, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय द सेकेंड पैरामीटर। सो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। सो ये जो फर्स्ट ये है ये आपका फर्स्ट पैरामीटर है और ये जो है ये आपका सेकेंड पैरामीटर है, ठीक है। फिर आप एंड मैक्रो कर रहे हो। सो दिस इज नथिंग बट योर पैरामीटर डेफिनेशन। अगर हम रूल्स की बात करें मैक्रो डेफिनेशन की, तो मैक्रो नेम्स हमेशा यूनिक होने चाहिए। कैन नॉट रीडिफाइन एग्जिस्टिंग मैक्रोस, मतलब सेम नेम का मैक्रो या फिर सेम चीज आपने उसमें बॉडी में लिखी है बार बार आप डिफाइन कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। पैरामीटर्स मस्ट बी प्रॉपरली रेफरेंस्ड, ओके, उनको प्रॉपरली आप रेफरेंस करना। प्रॉपर नेस्टिंग ऑफ डेफिनेशन डायरेक्टिव्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि परसेंट मैक्रो से आप स्टार्ट करोगे और परसेंट एंड मैक्रो से आप उसको एग्जिट करोगे या एंड करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू। एंड बाकी ये देखो ये सिंपल एग्जांपल है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज आप कैसे लिखोगे आपको समझ में आ गया। देन यू हैव नेक्स्ट, चलो अब आप एक एक को लिख सकते हो, एग्जैक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो था ये सिंपल हमने क्या करा, पैरामीटर डेफिनेशन को समझा। ये चारों आपको एक्सप्लेन करने हैं व्हेनेवर समवन इज आस्किंग यू इन एग्जाम मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेस। तो आपको ये फेज एक्टिविटीज को डिफाइन करना है। अच्छे खासे छोटे मोटे कोड आप लिख सकते हो यहाँ पर, पैरामीटर डेफिनेशन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिजाइन ऑफ टू पास मैक्रो प्रोसेसर। डिजाइन ऑफ टू पास मैक्रो प्रोसेसर। अब मुझे बताओ, आपने लास्ट यूनिट मेरे साथ पढ़ा हुआ है, टू पास के अंदर टू ही पास क्यों होते हैं ये आपको पता है, ठीक है। इसका आंसर मुझे अब टाइम स्टैम्प डाल के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपने जो है याद रखा है। क्यों टू पास के अंदर टू ही पासेस होते हैं ये मुझे आपको बताना है। अब मैं आपको बता दूं पास वन से क्या मिलता है मुझे, मैं रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे। पास वन से आपको इंटरमीडिएट कोड मिल रहा होता है और पास टू से आपको क्या मिलता है, मशीन कोड मिलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर टू पास मैक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, मैक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो टू पास मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है मैक्रोस को इन टू सेपरेट पासेस टू हैंडल फॉरवर्ड रेफरेंस एंड नेस्टेड डेफिनेशंस। मतलब कि जो टू पास मैक्रो प्रोसेसर है ये एक्सपांड करता है मैक्रोस को दो पासेस में, दो पासेस में। यहाँ का पास जो है वो डिफरेंट है, मैक्रो प्रोसेसर के पास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पर मेरा जो पास वन है, इफ आई राइट हियर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली वैसे तो लिखा भी है लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है ना, दो सेपरेट पासेस हैं। तो ये दो सेपरेट पासेस आपके कौन से हैं, पास वन है आपका डेफिनेशन फेज, ओके। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डिफाइन करते हो एंड स्टोर करते हो, किसको, मैक्रोस को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गाइस, ओके। इसके बाद पास टू आपका आता है, ठीक है। पास टू में आप क्या करते हो, पास टू के अंदर आप एक्सपांड करते हो, किसको एक्सपांड करते हैं, ऑब्वियसली मैक्रोस को एक्सपांड करते हो आप इन प्रोग्राम, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। दो सेपरेट पासेस में आपका टू पास मैक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है। सबसे पहला है पास वन जिसमें आप मैक्रोस को डिफाइन करते हो, स्टोर करते हो। सेकेंड पास है जिसमें आप उसको एक्सपांड करते हो। तो पहले पास की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन पास। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि यह मैक्रो डेफिनेशंस को प्रोसेस करे सारे और बिल्ड करे मैक्रो डेफिनेशन टेबल। तो अब ये एमडीटी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इस चीज को आपको याद रखना है। देन बिल्ड मैक्रो नेम टेबल, यानी कि अब सबका काम हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद आप नेस्टेड मैक्रो डेफिनेशंस को भी हैंडल करो। तो ये पास वन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्कैन होता है सबसे पहले आपका सोर्स का प्रोग्राम, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, स्कैन होता है। फिर उसमें सारे मैक्रो डेफिनेशंस आइडेंटिफाई होते हैं। फिर आप उन मैक्रो डेफिनेशंस को एमडीटी के अंदर स्टोर करते हो। देखो
देखो दो टेबल्स होती हैं, एक टेबल होती है MDT, एक टेबल होती है आपकी MNT, ठीक है। बाकी एक एरे होता है आपका ALA, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर भी आपको ये बताना है, जो कि हम अभी यहाँ देखेंगे। बट यहाँ पर मेरा पॉइंट आपको समझाना है, सी मैक, जब आपके पास क्या है, एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या है, आपके मैक्रो डेफिनेशंस है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले तो इस पूरे सोर्स कोड को क्या करोगे, आप स्कैन करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे मैक्रो लिखा हुआ है, तो वो मैक्रो डेफिनेशंस आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर ऑब्वियसली मैक्रो डेफिनेशंस में उसका नाम भी होगा, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे उस नाम को MDT टेबल यानी कि मैक्रो डेफिनेशन टेबल के अंदर स्टोर कर लोगे। जैसे कि ऐड है, ऐड मैक्रो मेरे सोर्स प्रोग्राम में मुझे मिल गया, तो मैं मैक्रो डेफिनेशन के अंदर उसको ऐड कर दूंगी, और उसकी जो एंट्रीज होंगी वो मैं अपने MNT टेबल के अंदर ऐड कर दूंगी। मतलब कि जो भी पैरामीटर्स अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 1 को यूज किया, मैंने 2 को यूज किया, तो ये मेरे MNT टेबल के अंदर आ जाएंगे, और प्रोसेस करेंगे हम नेस्टेड डेफिनेशंस। हो सकता है ऐड जो है वो अंदर ही अंदर सबट्रैक्ट को भी कॉल कर रहा हो, तो ये नेस्टेड डेफिनेशंस भी हम पास 1 में ही क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेटा स्ट्रक्चर जो आपके पूरे यहाँ पर यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो पास 1 के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, पास 1 के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो है ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स गाइस। सबसे पहला है आपका MNT मैक्रो नेम टेबल, जिसमें आप मैक्रो के नेम्स और पॉइंटर्स को स्टोर करते हो। MDT आपका मैक्रो डेफिनेशन टेबल है, यानी कि मैक्रो बॉडीज को आप स्टोर करते हो। मतलब कि यहाँ पर अब आप क्या करोगे, मैक्रो ये ऐड की जो बॉडी है वो स्टोर होगी, सबट्रैक्ट की जो बॉडी है वो स्टोर होगी, एंड यहाँ पर मैक्रो का नेम स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। सी ALA है आपके पास थर्ड, जो कि आपके फॉर्मल पैरामीटर्स को स्टोर करेगा। तो जैसे यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स थे, वो सारे फॉर्मल पैरामीटर्स कौन स्टोर करेगा, आपका ALA, दैट इज आर्ग्यूमेंट लिस्ट एरे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सी यहाँ पर डेटाबेसेस हैं जो कि आपके पास 1 में यूज होते हैं, बहुत सिंपल है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है MNT यानी कि मैक्रो नेम टेबल। तो मैक्रो नेम टेबल स्टोर करता है, वापस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स मैक्रो नेम, it stores macro name and pointers टू MDT। MDT यानी कि अब ये किससे कनेक्टेड है, मैक्रो डेफिनेशन टेबल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैक्रो नेम के अंदर आपके पास इंक्रीज, डिक्रीज या क्लियर, ये 3 मैक्रोज हैं जो आपने कहीं ना कहीं सोर्स कोड में डिफाइन कर रखे हैं, तो वो आपने MNT के अंदर स्टोर कर लिए। उसके बाद MDT का इंडेक्स आपको इनको देना होता है, मतलब कि MDT यानी मैक्रो डेफिनेशन टेबल, जहां पर उस मैक्रो की बॉडी है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये मैक्रो का इंडेक्स जो आप MDT का इंडेक्स दोगे वो एक्चुअली यहाँ से दोगे, ठीक है। उसके बाद आप पैरामीटर्स देते हो कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स है, इसमें कितने, इसमें कितने। फिर MDT में आपकी मैक्रो बॉडीज किस किस की प्रेजेंट है वो आप स्टोर करते हो। और ALA यानी कि आपके आर्ग्यूमेंट्स, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आप ALA के अंदर स्टोर करते हो। एंड ये आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं, आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स आप इनको बोल सकते हो मैक्रोस के, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखनी है, MNT, MDT और ALA। MDT में आपकी मैक्रो बॉडी यानी जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखोगे वो स्टोर होते हैं। MNT यानी कि मैक्रो नेम्स या फिर पॉइंटर्स जो आपके MDT को अंदर पॉइंट कर रहे होते हैं। एंड ALA यानी कि पैरामीटर्स आप इसमें स्टोर करते हो, जैसे कि फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया। अब पास 2 देख लेते हैं। पास 2 यानी कि एक्सपांशन पास, बहुत ज्यादा सिंपल है, याद रखना। अभी तक हमने जो बार बार इस एक्सपांशन की बात कर रहे थे कि कॉल होगा, फिर मैक्रो का जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे हमारे कोड से, तो वो होता है आपके एक्सपांशन पास के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें तो प्रोसेस करता है ये किसको, मैक्रो कॉल्स को, और फिर एक्सपांड करता है उन मैक्रोज को यूजिंग द डेफिनेशंस, मतलब कि जो भी आपने डेफिनेशंस मिले होंगे इसको फ्रॉम पास 1। डेफिनेशंस यानी कि MDT टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो की बॉडी को स्टोर करते हैं, एंड फिर आप क्या करते हो, उसको कॉल करोगे, तो जब आप एक्सपांड करोगे ना, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, एंड फिर आपके पास एक्सपांडेड सोर्स कोड जनरेट होता है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आप सोर्स कोड को वापस से स्कैन करते हो, फिर आप आइडेंटिफाई करते हो मैक्रो कॉल्स को। डिफरेंस देख लो, यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हो मैक्रो डेफिनेशंस को, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हो मैक्रो कॉल्स को। फिर मैक्रो
डेफिनेशंस को अकॉर्डिंग टू द मैक्रो कॉल्स आप मैक्रो डेफिनेशंस को फिर रिट्राइव करते हो, फिर परफॉर्म करते हो पैरामीटर सब्सटीट्यूशन, फिर परफॉर्म करते हो पैरामीटर सब्सटीट्यूशन जो कि एक्चुअल पैरामीटर्स की बात हो रही है, एंड फिर एट लास्ट आप जनरेट कर देते हो एक्सपांडेड कोड। मतलब कि अब आपके पास क्या है, मैक्रो कॉल्स निकल चुकी हैं, उन कॉल की जगह मैक्रो का एग्जैक्ट जो कोड है वो रिप्लेस हो चुका है। सो ये आपकी होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब कौन से डेटाबेसेस यूज होते हैं आपके पास 2 के अंदर, तो MNT है, MDT है, फिर आपके पास APTA भी है। तो ये सारे आपके क्या है यहाँ पर, ये सारे, इसके अंदर भी आपका ALA ही यूज होता है। तो इसके लिए आप देख लो यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो वही है आपके सारे MNT, MDT, ALA। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आप MNT लिखोगे जो कि क्या करेगा, आपके मैक्रो नेम को स्टोर करेगा। अगेन द सेम थिंग, MDT एंट्री को पॉइंट करेगा, पैरामीटर्स काउंट करेगा एंड पॉइंट करेगा टू द पैरामीटर लिस्ट। तो MNT यहाँ पर सिर्फ क्या है, MNT यहाँ पर अभी सिर्फ रीड ओनली है, ये याद रखो। पास 2 में आपकी MNT, MDT, ALA सब कुछ क्या है, रीड ओनली है। Why I am saying read only? Why? Because कि इनको एडिट करने का एक ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 के अंदर है। पास 1 में ही आपके MNT, MDT क्रिएट होते हैं, एडिट होते हैं। पास 2 में सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सेस करने का, रीड करने का काम होता है। ठीक है, तो MNT क्या है, इट इज यूज्ड ओनली टू लुक अप इफ अ स्टेटमेंट इज अ मैक्रो कॉल एंड टू गेट द MDT स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, देन आपके पास MDT होता है, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएंगे कॉल्स, फिर यहाँ पर आपको MDT से पॉइंट हो जाएगा कि MDT, यानी कि यहाँ पर MNT में क्या है आपका, क्या है, लेट सपोज ये ऐड मैक्रो है तो इसका नाम प्रेजेंट है, बट इसी के साथ उसका इंडेक्स भी प्रेजेंट है। किसका इंडेक्स, आपके MDT टेबल का इंडेक्स। तो ऑब्वियसली आप इससे क्या कर पाओगे, अपनी MDT के अंदर उस पर्टिकुलर मैक्रो को ढूंढ पाओगे। तो अब ये मैक्रो डेफिनेशन टेबल भी रीड ओनली है एंड इट कंटेन्स मैक्रो बॉडी लाइंस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे MDT को एंड कॉपी करेंगे लाइंस टू आउटपुट आफ्टर सब्सटीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है यस पैरामीटर रेफरेंस और नेस्टेड मैक्रो कॉल्स आप इससे कर सकते हो। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट एरे आप बोल सकते हो, AP टैब बोल सकते हो, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर टेबल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं, ये है फॉर्मल पैरामीटर्स नेम्स। मतलब जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं ना, जो आपने डिफाइन कर रखे हैं अपने किसके अंदर, अपने मैक्रो के अंदर, वो फॉर्मल पैरामीटर नेम्स आपके ALA में स्टोर होते हैं। दीज आर यूज्ड ड्यूरिंग एक्सपांशन फॉर सब्सटीट्यूशन। तो बस ये याद रखो, तीनों भी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पर एडिटेबल है और यहाँ पर रीड ओनली है। एडवांटेजेस क्या है, फॉरवर्ड रेफरेंस जो है वो प्रॉपरली हैंडल होता है। अब देखो काफी वर्ड्स में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यूनिट 1 में काफी टाइम मैंने दिया है। अब ये फॉरवर्ड रेफरेंस हमने अच्छे से समझा है किसके अंदर, यूनिट 1 के अंदर। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रेफरेंस आप समझ पा रहे हो कि यू कैन कॉल अ मैक्रो बिफोर इट्स डेफिनेशन, या फिर पास 1, जो पास 1 है यही डिस्कवर करेगा कि लाइक कब उसको एनकाउंटर करना है, क्या उसकी जो टेबल्स हैं वो आपकी काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो एग्जैक्टली उसका एग्जिस्टेंस कौन जो है देखेगा, दैट इज द पास 1। तो फॉरवर्ड रेफरेंस यहाँ पर प्रॉपरली हैंडल होता है बाय पास 2। ओके, देन क्लीन सेपरेशन ऑफ डेफिनेशन एंड एक्सपांशन। डेफिनेशन अलग रहेगा, एक्सपांशन अलग रहेगा, तो एक क्लैरिटी जो है आपकी रहती है, एरर हैंडलिंग बेटर हो पाती है एंड कॉम्प्लेक्स मैक्रो स्ट्रक्चर्स इससे सपोर्ट होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, 2 पासेस है भाई, यही एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि 2 पासेस हैं। फिर मोर मेमोरी यूजेज आपकी होती है, स्लोअर प्रोसेसिंग आपकी होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पास मैक्रो प्रोसेसर, अभी तक हमने 2 पास देखा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये डेफिनेशन और एक्सपांशन को एक सेम पास में कर देता है। तो ये क्या करता है, एक एक लाइन रीड करता है एंड उनके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करने का काम करता है। तो देख लो, सिंगल पास मैक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स बोथ मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेसिंग एंड मैक्रो एक्सपांशन इन द सेम पास थ्रू द सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड के हिसाब से एक एक लाइन रीड करेगा, उसको डायरेक्टली एक्सपांड करता जाएगा। तो एक एक के ऊपर ये क्या करता है, एक्शन लेता है। तो दैट इज वाई ये सिंगल पास मैक्रो प्रोसेसर कहलाया जाता है। तो इसका डिजाइन अप्रोच अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। मतलब ये क्या करता है, ये हैंडल करता है लाइंस इन ऑर्डर एज दे अपीयर। एक एक लाइन को देखेगा इन ऑर्डर, ऐसे नहीं है कि कहीं पे जंप कर रहा है। तो ये प्रोसेस डेफिनेशंस एंड कॉल्स आर एनकाउंटर। तो एक सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग चलती है। इमीडिएट एक्सपांशन हो जाता है व्हेन, अब जब भी आप यहाँ पर मैक्रो कॉल दिखेगा इमीडिएटली एक्सपांड कर दो।
कॉल दिखा, इमीडिएटली एक्सपांड कर दो. दिस इज हाउ इमीडिएट एक्सपांशन हैपेंस. देन फॉरवर्ड रेफरेंस रेस्ट्रिक्शंस, बेसिकली आपके जो भी मैक्रोज बाद में डिफाइन हुए होंगे उनको आप कॉल नहीं कर सकते. दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड रेफरेंस रेस्ट्रिक्शन. यू कैन नॉट कॉल मैक्रोज डिफाइंड लेटर. तो ये तीन क्या है, प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, इमीडिएट एक्सपांशन एंड फॉरवर्ड रेफरेंस रेस्ट्रिक्शन. ओके, अब इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं. बहुत ज्यादा सिंपल है, पढ़ के आप समझ जाओगे. आप क्या कर रहे हो, पहले तो एक एक करके स्टेटमेंट्स जो है वो रीड कर रहे हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो मैक्रो का डेफिनेशन है, मैक्रो डेफिनेशन मतलब कि ऐसे करके आपने मैक्रो लिखा है एंड यहाँ पर मैक्रो का नाम है, यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइंड है, तो ये पूरा क्या है, ये है मैक्रो डेफिनेशन. तो अगर मैक्रो डेफिनेशन दिख जाता है तो आप उसको स्टोर कर लोगे टेबल्स के अंदर. कौन सी टेबल्स होती हैं आपकी, एमडीटी टेबल होती है, एमएनटी टेबल होती है और एएलए टेबल होती है. ठीक है, तो इनके अंदर आप स्टोर कर लोगे. अगर मैक्रो कॉल है, अगर मैक्रो कॉल है मतलब कि आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो और फिर यहाँ पर आपने पैरामीटर्स पास किए हैं, तो ये क्या कर देगा, अगर मैक्रो कॉल है तो एक्सपांड कर दो इमीडिएटली. और अगर वो रेगुलर स्टेटमेंट है, वो डेफिनेशन नहीं है, कॉल नहीं है, रेगुलर स्टेटमेंट है, तो उसको कॉपी कर दो आउटपुट में. ठीक है, तो ये आपको रिपीट करना है जब तक आपके पास जो है ना एंड नहीं आ जाता, माइक्रो मैक्रो एंड नहीं आ जाता, तब तक आपको इसको करना है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. ये छोटी सी एल्गोरिदम थी विच यू नीड टू रिमेंबर. इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है सिंगल पास थ्रू द सोर्स कोड. मतलब कि ऑब्वियसली हम टू पास में क्या कर रहे हैं, दो बार उसी सोर्स कोड को क्या कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं या फिर स्कैन कर रहे हैं, दो बार स्कैन कर रहे हैं. बट सिंगल पास क्या करेगा, एक ही बार पूरे के पूरे सोर्स कोड में स्कैन करेगा. ठीक है, लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर दो बार आप नहीं सेम टेबल्स का यूज कर रहे हैं ना, आप सिर्फ एक ही बार मेमोरी जो है वो यूज कर रहे हो. तो एमडीटी, एमएनटी और एएलए जो बनेंगी वो यहाँ पर फाइनल बन रही होंगी. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेमोरी यहाँ पर यूज हो रही है, मतलब कम यूज हो रही है. फास्टर प्रोसेसिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि सिंगल पास ऑब्वियसली कम टाइम लेगा विथ रेफरेंस टू योर टू पास. एंड सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन है. देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये फॉरवर्ड रेफरेंसेस हैंडल नहीं कर पाता. फॉरवर्ड रेफरेंस आप समझ गए कि जो मैक्रोज बाद में आप डिफाइन कर रहे हो उनको ये जो है हैंडल नहीं कर पाता है. मैक्रो मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज. तो अगर आपको यूज करना है तो पहले ही आपको मैक्रोज को डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड रेफरेंस वाली प्रॉब्लम आ जाएगी. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब कि ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर नेस्टिंग वगैरह आपकी हो जाती है, जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग स्ट्रक्चर लिखा है. तो आप एक फ्लेक्सिबल मैनर में आपके पास जो है ना लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर सिंगल पास. कंपैरिजन आपको आ जाता है विद टू पास. तो देख लो बहुत ज्यादा सिंपल है, अब आप समझ चुके हो. नंबर ऑफ पासेस सिंगल पास में ऑब्वियसली 1 होंगे, टू पास में 2 होंगे. फॉरवर्ड रेफरेंस की प्रॉब्लम किस में आती है, सिंगल पास में आती है, बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड. लेकिन टू पास के अंदर इट इज सपोर्टेड. मेमोरी यूजेज जो है वो लेस होती है सिंगल पास में और टू पास में मोर होती है. प्रोसेसिंग स्पीड जो है सिंगल पास की फास्टर होती है, टू पास की स्लोअर होती है ऑब्वियसली क्योंकि वो टू पास है. इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी, सिंगल पास की सिंपल होती है और टू पास की कॉम्प्लेक्स होती है. फ्लेक्सिबिलिटी सिंगल पास की लिमिटेड होती है जो अभी हमने यहाँ पे देखा, और टू पास की फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है. तो क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, राइट? सो ऐसे आप क्या करते हो, अगर आपको सिंगल पास के ऊपर आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पास माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चन आता है, यू कैन डेफिनेटली राइट द ओवरव्यू. डिजाइन अप्रोच में प्रोसेसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर ये तीन चीजें लिख सकते हो. अल्गोरिदम आप समझ चुके हो, बहुत ज्यादा सिंपल है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो एंड कंपैरिजन भी दिखा सकते हो. ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू द कंपाइलर्स. तो जो मैक्रो प्रोसेसर्स का जो आपका ये था, मैक्रो प्रोसेसर्स का जो हमने समझा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कंपाइलर्स. सो आई विल शो यू वन थिंग, वेट. सो अगर आपको MDT, MNT, ALA ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव मतलब पर्टिकुलर सिनेरियो एंड यू हैव टू मेक दिस MDT, MNT एंड दिस. तो अगर आपको मैक्रो का कोड दिया एंड यू हैव टू डू दैट थिंग, तो हाउ यू कैन डू, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन यू. सी यहाँ पर देखो, सबसे पहले देख लो यहाँ पर आपके पास क्या आ सकता है, मैक्रो एक्सपांशन एंड वट एवर पास 1 एंड पास 2 जो फेज है उसमें चीजें कैसे चलती हैं, टेबल फॉर्मेट क्या होता है. अभी MDT, MNT, ALA आपको पता है, लेकिन एग्जैक्ट टेबल में क्या कॉलम्स होते हैं, क्या फॉर्म होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना आपको ये दे दिया है,
1 सेकेंड। यस, आपको क्या दे दिया है यहाँ पर, सोर्स दे दिया है। सोर्स यानी कि आपका वो कोड। अब ये थोड़ा सा एक दो लाइन के अंदर कॉम्पैक्ट हो चुका है। यू नो कि आपको कैसे समझना है इसको। ये आपका मैक्रो है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एंड ये है उस मैक्रो का नाम। ठीक है, मैक्रो का नाम है सैंपल, और उसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट 1, एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट 2, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर मूवर ये लगा दिया न्यूमोनिक, एंड फिर ए रजिस्टर के अंदर आपका एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट 1 जा रहा है। फिर न्यूमोनिक लगा दिया है मूव एम, जिसके अंदर ए रजिस्टर जा रहा है। ए रजिस्टर के अंदर क्या है, ए रजिस्टर से एम्परसेंड आर्ग्यूमेंट 2 आपका हो रहा है, एंड देन एम एंड। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, पूरा का पूरा कोड है। स्टार्ट 100 है, फिर उसके बाद सैंपल एक्स वाई, ये सब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये कॉलिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो कॉल 1 है, और उसके बाद आप सेकेंड कॉल देख लो, ये क्या है, सेकेंड कॉल। सो दिस इज हाउ योर थिंग्स गो। सो ये एंड हो गया। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा मैक्रो डेफिनेशन था। क्या था, मैक्रो डेफिनेशन था। और यहाँ पर क्या है, आपका मैक्रो कॉल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर आपके पास पास 1 के अंदर आके आपका क्या सिनेरियो होगा। पास 1 यानी कि डेफिनेशन फेज होता है, पास 2 यानी कि आपका कौन सा फेज होता है, पास 2 यानी कि आपका एक्सपांशन फेज होता है। ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब डेफिनेशन फेज अगर है तो टेबल्स आपको बिल्ड करनी है। क्या करनी है, टेबल्स आपको बिल्ड करनी है। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप मैक्रो को देखोगे एंड न्यू मैक्रो डेफिनेशन को स्टार्ट करोगे। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप मैक्रो का नाम देख लोगे यहाँ पर, तो यू विल क्रिएट एमएनटी एंट्री। एमएनटी यानी कि आपकी मैक्रो नेम टेबल। तो मैक्रो नेम टेबल के अंदर कॉलम्स देख लो, आप अपने मैक्रो का नाम लिखते हो और उसका एड्रेस लिखते हो। एड्रेस यानी कि उसका कोई मेमोरी में एड्रेस नहीं, उसका एमडीटी इंडेक्स के अंदर एड्रेस। ठीक है, एमडीटी इंडेक्स याद रखो। ये जो एमएनटी हम लोग यूज करते हैं वो डायरेक्टली आपका जो है ना एमडीटी के अंदर हमें एड्रेस दे रही होती है। तो इसीलिए एमएनटी के अंदर हम इंडेक्स रखते हैं सिर्फ नाम लिख के। सिर्फ नाम लिख के हमारे पास इंडेक्स होता है, एंड जब हम कॉल करते हैं तो इसी इंडेक्स से आप जो है एमडीटी के अंदर जा रहे होते हो डायरेक्टली। एंड फिर आप क्या करते हो उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एमडीटी के अंदर डेफिनेशन है, मतलब कि बॉडी है पूरे के पूरे मैक्रो की। तो अब जाके आप पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर मैक्रो को, उसकी जो बॉडी है उसको एक्सपांड करते हो। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि एमडीटी का इंडेक्स यहाँ पर आप स्टोर करते हो उस पर्टिकुलर मैक्रो का। ओके, तो मैक्रो नेम टेबल में सीरियल नंबर तो चलो सब में है, मेन कॉलम्स कौन से हैं, मैक्रो का नाम और एड्रेस। एड्रेस यानी कि एमडीटी का इंडेक्स। ओके, फिर मैक्रो डेफिनेशन टेबल। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप है रिकॉर्ड कर लो फॉर्मल्स। फॉर्मल यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, और आपके पास क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो एक्चुअल पैरामीटर्स के साथ आप कब डील करोगे, ऑब्वियसली जब आप कॉल करोगे, है ना। फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ तब डील करोगे जब आप डिफाइन कर रहे हो। ओके, तो रिकॉर्ड कर लो आप फॉर्मल्स को इनटू एएलए। तो ऑब्वियसली आपकी जो ये एलए यानी आर्ग्यूमेंट लिस्ट एरे होती है, एंड पास 1 के अंदर एएलए, उसके अंदर आप फॉर्मल पैरामीटर्स को स्टोर करते हो। याद रखो, फॉर्मल पैरामीटर्स को स्टोर करते हो पास 1 में। पास 2 में भी आपके पास एएलए होगी, लेकिन उसमें आप एक्चुअल पैरामीटर्स को स्टोर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 है, तो मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आप एम्परसेंड का यूज करके ऐड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अब यहाँ पर मैंने मैक्रो डेफिनेशन टेबल के कॉलम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है लेबल। आपने यूनिट 1 मेरे साथ पढ़ा होगा, तो मैंने आपको समझा दिया है लेबल क्या होता है, न्यूमोनिक क्या होता है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 एंड ऑल। तो लेबल आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कोई लेबल हमने यूज नहीं किया एज सच, तो वी आर नॉट राइटिंग न्यूमोनिक। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये मूवर, ये मूव एम, ये मूव एम एंड, ये सब क्या है, आपके न्यूमोनिक है। तो इनको आप एक एक लाइन करके, एक एक इंस्ट्रक्शन को आप ऐसे स्टोर करोगे। फिर उसके अंदर ऑपरेंड कौन सा जा रहा है, एंड फिर ऑपरेंड 2 कौन सा जा रहा है, एंड ऑल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर एमडीटी टेबल, यानी कि मैक्रो डेफिनेशन टेबल। तो ये तीनों टेबल्स आप पास 1 के अंदर बनाते हो, एमएनटी, एमडीटी और एएलए। यहाँ पर देख लो, आप स्टेप 3 के अंदर क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो बॉडी लाइन्स को इनटू एमडीटी यूजिंग पोजीशन
प्रीपोजिशनल फॉर्मल्स। ओके, तो देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ गया किस स्टेप से हम गए, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर आप समझ चुके हो एंड अकॉर्डिंगली कैसे टेबल्स आपको बिल्ड करनी है फॉर पास 1 आप समझ चुके हो। अब आ जाते हैं पास 2 में, यानी कि एक्सपांशन फेज में, यानी कि जब आप कॉल कर रहे हो तो क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कॉल को फ्रॉम एमएनटी। मतलब कि अब अगर कॉल हुआ है मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास 2 कॉल्स हुए हैं। सबसे पहला कॉल है सैंपल एक्स वाई। तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं देखो एक्सपांशन फेज में मेरे पास कॉल कैसा आएगा, मेरे पास कॉल आएगा सैंपल एक्स कॉमा वाई। मतलब ये मैं दे रही हूँ मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स, ये क्या है, मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है। तो ये सैंपल क्या है, ये सैंपल मेरे मैक्रो का नाम है, राइट, ये मेरे मैक्रो का नाम है। तो ये मैक्रो का नाम मुझे कहाँ से पता चलेगा अगर कॉल हुआ है तो, अगर कोई भी मैक्रो कॉल होता है तो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो जाता है एमएनटी की तरफ। क्या वो एमएनटी के अंदर कॉल प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसका फिर एएलए बिल्ड करते हैं एक्चुअल वाला। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्चुअल एएलए को बिल्ड कर रहे हैं, एएलए एक्चुअल वाले को बिल्ड कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल क्या है, तो ऊपर आपने देखा होगा पास 1 में हमने एएलए फॉर्मल पैरामीटर्स का बिल्ड किया था, यहाँ पर एएलए हम एक्चुअल पैरामीटर्स का बिल्ड करेंगे। मतलब ये जो पैरामीटर्स हमने डेफिनेशन के वक्त दिए थे, यहाँ पर हमने जो कॉल के वक्त दिए हैं यहाँ पर, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सेकेंड कॉल है, सेकेंड कॉल के अंदर पी क्यू दिया हुआ है, देख लो ऊपर सेकेंड कॉल में आपने क्या दिया है, पी क्यू दिया है, सेम मैक्रो को आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आप पी क्यू डाल दोगे। ये क्या है, ये दूसरी एएलए है, लेकिन कौन सी एएलए है, ये भी एक्चुअल एएलए है। तो हमेशा एक्चुअल पैरामीटर्स की एएलए बिल्ड होती है पास 2 के अंदर। थर्डली फाइनल एक्सपांडेड प्रोग्राम आपका कैसा होता है, आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट 100 फिर मूवर ए रजिस्टर, जस्ट यहाँ पर आपके पास ए रजिस्टर जहाँ पर थे, ठीक है, ए रजिस्टर नहीं, सबसे पहले आपका क्या था, यू हैव आर्ग्यूमेंट 1, ओके। तो आपके पास जो जहां पर भी आर्ग्यूमेंट 1 है, जहां पर भी आर्ग्यूमेंट 2 है, वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, पहले पास कॉल के बाद एक्स और वाई रिप्लेस हो जाएगा एंड उसके बाद उसी जगह पर पी और क्यू रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ फाइनल एक्सपांडेड प्रोग्राम लुक लाइक। एंड अब आप जाके इसको असेंबलर में देते हो तो आपको टारगेट कोड मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अब आपके पास पूरी सीक्वेंस है कि पास 1 के अंदर आप कैसे दिखाओगे, पास 2 के अंदर आप कैसे दिखाओगे एंड फाइनल एक्सपांडेड कोड आप कैसे दिखाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो दिस इज हाउ यू गो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपाइलर्स। तो मैक्रो प्रोसेसर्स का जो पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कंपाइलर्स। सी, तो देख लो कंपाइलर्स की ना आपको मोर देन इनफ नॉलेज हो चुकी है बाय यूनिट 1, मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पर देख लो सेम वही चीजें हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1950s में ग्रेस मूरे हॉपर ने फर्स्ट यूज किया था कंपाइलर वर्ड को, ओके। 1954 से 57 तक फर्स्ट कंपाइलर बिल्ड किया था जॉन बैकस ने एंड द टीम एट आईबीएम। 1960 में कोबोल became the first language compiled on multiple प्लेटफॉर्म्स। देन 1960s से 1970s तक स्कैनिंग एंड पार्सिंग टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई थी। तो ये थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीजें, आप चाहें तो इसको अपने माइंड में रख सकते हो। नाउ व्हाट इज अ कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आप C++ लिखते हो, जैसे आप जावा लिखते हो, तो फिर आप क्या लिख रहे हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हो, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज जब आप लिख रहे हो तो उसको आपको अब मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन समझे ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज को उस मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम आपका कंपाइलर करता है। तो एज अ ट्रांसलेटर ये आपका काम करता है। तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है इसका। अब बेसिक प्रोसेस अगर हम समझें, सी, सो बेसिकली जो आप कोड लिखते हो, जो भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, C++, पाइथन या जावा वगैरह, तो वो कोड जो है वो है आपका इनपुट यानी कि सोर्स प्रोग्राम। वो जो है कंपाइलर को जाता है, कंपाइलर उसको रीड करता है एंड वो एक अनदर प्रोग्राम या फिर आप बोल सकते हो टारगेट प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करता है जो मशीन अपने अंदर रन करती है। टारगेट प्रोग्राम यानी कि असेंबली और मशीन कोड होता है या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि आपका जो कोड है वो किस दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग योर कंपाइलर। तो बेनिफिट्स क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्यों लिखते हैं हम, क्यों ना हम डायरेक्ट मशीन लिखें, मशीन लैंग्वेज लिखें एंड कंपाइलर का यूज ही ना हो। तो ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इजी टू राइट प्रोग्राम्स हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और मैथ के क्लोज होती है, सो कोडिंग जो है वो आप फास्ट कर पाते हो। रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम होता है, मतलब आप फास्टर लिख सकते हो, बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, जल्दी उसको खत्म कर सकते हो। बेटर कोड मेंटेनेबिलिटी होती है, मतलब कि कोड जो है वो रीडेबल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, तो अगर बाद में जाके आपको कोई चेंजेस करनी है, फिक्सेस करना है, तो आप बहुत इजीली कर पाते हो। देन मशीन इंडिपेंडेंस, बिकॉज सेम कोड आप डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रन कर सकते हो, यू डोंट रीराइट द लॉजिक फॉर ईच एसपीयू, या फिर मतलब अलग अलग कोड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर एडिशन का कोड है सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो एडिशन का कोड आप किसी भी मशीन पर जाके रन करो वो सेम होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर मशीन पे दूसरा लॉजिक लगाना पड़ रहा है। फिर पोर्टेबिलिटी यूजिंग प्लेटफॉर्म्स, ओके, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज मूव आप सेम प्रोग्राम को मूव कर सकते हो विंडोज में, लिनक्स में, मैक में, ओके, कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं कभी कभार, बट मैक्सिमम केस में नो चेंजेस यू नीड, सो दैट इज द पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। देन रिड्यूस्ड डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब कि लेस आपको काम करना पड़ता है बार बार, एंड लेस टाइम एंड मनी आपका जो है वो वेस्ट होता है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, सो दैट इज द बेनिफिट्स, व्हाई, बिकॉज वी यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब कंपाइलर के फीचर्स क्या हैं, तो एसेंशियल फीचर्स आपके ये हैं कि हाई कंपाइलेशन स्पीड होती है, मतलब कि ये ट्रांसलेट करता है कोड को बहुत ज्यादा क्विकली। आप कोड लिखते हो, देखो वीएस कोड में कोड लिखते हो, वो कोड रनर को जब आप क्लिक करते हो डायरेक्टली आपका आउटपुट आपको दिख रहा होता है विद इन अ सेकेंड्स, तो वो क्या है, वो कंपाइल होने के बाद आपको आंसर मिला है, तो आप जज कर सकते हो कंपाइलेशन की स्पीड क्या होती है। देन करेक्टनेस ऑफ जनरेटेड मशीन कोड, ऑब्वियसली जो कोड आपने लिखा है वो ही एग्जैक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोड सही लिखा मशीन कोड में गलत हो गया एंड एरर आपको दिखा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, फाइन। देन यू हैव प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोग्राम सिमेंटिक्स, तो प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोग्राम सिमेंटिक्स मतलब कि मीनिंग जो है ना आपके प्रोग्राम का वो कभी भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जो आपने लिखा है वो ही आपका मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। देन ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड जनरेशन, ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो एफिशिएंट होता है, फास्ट रन करता है एंड कम मेमोरी को यूज करता है। देन यू हैव कंप्रिहेंसिव एरर डिटेक्शन, तो इट शुड कैच एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल, ठीक है, तो हर एक एरर आपका जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। देन यू हैव ग्रामर कंप्लायंस चेकिंग ऑल्सो, मतलब कि आपके जो सिंटैक्स वगैरह है वो भी आपके परफेक्टली चेक हो जाते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ कंपाइलर्स में अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होती है, मतलब कि आप कंपाइल करते हो सेम सोर्स को फॉर डिफरेंट सिस्टम्स, ओके। देन आपके पास है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर डिटेक्शन, तो एरर के अंदर हमने लास्ट यूनिट में काफी टाइप्स के एरर्स देखे थे, तो सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब कि जैसे कि ग्रामर एरर्स होते हैं वो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, और सिमेंटिक एरर मतलब कि मीनिंग, अगर मीनिंग ही गलत है, आपने कोई मतलब कोड का सिंटैक्स है, लाइक अगर ऐड लिखना है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल, या फिर मैं यही लिखती हूँ ना, मूव आर लिखना है आपको एंड आपने मूव और रजिस्टर लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, इसका मतलब ही नहीं है, तो दैट कम्स अंडर सिमेंटिक एरर, तो ये सारे डिटेक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी जनरेट होती है, तो आपको पता है आपकी जो डॉट ई फाइल होती है वो बाइनरी फाइल्स होती हैं, ये आपकी जनरेट होती हैं ताकि आप उसको रन कर पाओ। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, तो ऑब्वियसली आपकी वन लैंग्वेज कन्वर्ट होती है इनटू अनदर लैंग्वेज, जैसे कि सी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, असेंबली के अंदर, सो लाइक दिस आपकी लैंग्वेज कन्वर्जन हो रहा होता है। देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्वियसली आपकी स्पीड और स्पेस जो है वो इंप्रूव होती है आपके प्रोग्राम की। नेक्स्ट ये देख लो यहाँ पर कंपाइलर किधर किस फेज में आ रहा है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। सी गूगल पे आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप समझ पा रहे हो कि क्या है इसके अंदर, हो क्या रहा है, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है बेसिकली। तो सबसे पहले आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो प्री प्रोसेसर में जाता है, फिर मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम जो है वो आपका कंपाइलर में आता है, फिर इससे जो टारगेट असेंबली प्रोग्राम आपको मिलता है वो असेंबलर में जाता है, सारी लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह इसमें इंक्लूड होती हैं, एंड देन आपका मशीन कोड जो है वो लिंकर और लोडर पे जाता है, फिर आपको टारगेट मशीन कोड मिल रहा होता है।
तो यहाँ पर अगर डिटेल में बात करें तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर आपके सारी जो हेडर फाइल्स होती हैं जैसे कि हैश इंक्लूड हो गया या फिर आप हैश डिफाइन लिखते हो, राइट, तो ये सबको कौन हैंडल करता है, ये सबको लाइक अगर मैक्रो एक्सपांशन है, आपको कमेंट्स वगैरह रिमूव करने हैं तो वो प्री प्रोसेसर काम करता है आपका। फिर कंपाइलर क्या करता है, आपको पता है कंपाइलर चेक करता है, ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज को इनटू हाई लेवल कोड, हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है टू असेंबली कोड, हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है इनटू असेंबली कोड। उसके बाद है आपके पास असेंबलर, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली को लाइक रीलोकेटेड मशीन कोड, रीलोकेटेड मशीन कोड यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर है आपके पास लिंकर लोडर, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स जो आपकी आई है यहाँ से, इन ऑब्जेक्ट फाइल्स के अंदर आपकी जो भी लाइब्रेरी फाइल्स है ना, लाइब्रेरी फाइल्स है उनको ऐड करता है, एड्रेसेस वगैरह फिक्स करता है और उनको लोड कर देता है फॉर फाइनल एग्जीक्यूटेबल। तो आपको टारगेट मशीन कोड यहाँ पर मिलता है। ओके, नाउ कंप्यूटर आर्किटेक्ट, कंपाइलर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, सी तो फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या आपने समझ लिए हैं, तो यहाँ पर आपको अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फेजेस को समझने में, क्योंकि यूनिट 1 में मैंने समझा दिया है। अगेन आपको यहाँ पर फेजेस ऑफ कंपाइलर का यूनिट 2 में क्वेश्चन आना जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज वहां से आप जाके रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम यूनिट 1, अगर आप देख के आए हो तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, तो कंप्यूटर्स जो है ना, कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज द सीक्वेंस ऑफ फेजेस, ओके, each performing a special transformation on a source program। तो सोर्स प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारे फेजेस चलते हैं, तो ये एक एक फेज जो है हमें देखना होगा कंपाइलर आर्किटेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल, एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल के अंदर दो चीजें होती हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस, जो कि है फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है, तो ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है यूनिट 1 में, फ्रंट एंड और बैक एंड आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइलर। तो फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, ब्रेक्स सोर्स प्रोग्राम इनटू कंपोनेंट, सोर्स प्रोग्राम को कंपोनेंट्स में जो है ना ब्रेक करने का काम, या फिर जो हम लोग पार्स ट्री हमने देखा था, चेक्स वगैरह हम कर रहे थे, मीनिंग चेक्स वगैरह, तो वो सब आपके इसमें आते हैं। अभी फेजेस पता है आपको, तो देख लो। बैकएंड के अंदर क्या होता है, आप कंस्ट्रक्ट करते हो टारगेट प्रोग्राम को फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स जो कि आपने एनालिसिस यानी कि फ्रंट एंड फेज से बनाए। तो ये दो बेसिकली आपके फेजेस होते हैं, मतलब फेजेस इन द सेंस कि दो पार्ट्स होते हैं एंड देन इनके अंदर आप फेजेस होते हैं। तो देर आर 6 मेन फेजेस जो हमने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले है लेक्सिकल एनालिसिस, जो कि स्कैनर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, एक एक करके क्या होता है ना, आपके टोकन्स रीड होते हैं, आपके पूरे कोड के टोकन्स रीड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, टेक सोर्स कोड एज इनपुट, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, ग्रुप करता है कैरेक्टर्स को इनटू लेक्सिम्स। ये क्या है, लेक्सिम्स यानी कि स्मॉल मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स, एग्जांपल आपका काउंट वगैरह हो गया है ना, या फिर इक्वल है या फिर प्लस है, तो इनको अकेले अकेले ये रीड करता है एंड ग्रुप करता है। ओके, फिर ये कन्वर्ट करता है लेक्सिम्स को टू टोकन्स, मतलब कि जैसे कि आईडी का टैग किसी को है, असाइन का टैग आपने किसी को दे रखा है ना, असाइन का टैग के लिए ये आ जाएगी, आईडी के लिए यानी जो ऐड वगैरह ये सब आईडी में आ जाएगा, तो ये टोकन्स असाइन करता है। फिर रिमूव होती हैं आपकी सारी वाइट स्पेसेस और कमेंट्स, और लेक्सिकल अगर एरर्स कुछ हैं यानी कि इलीगल कैरेक्टर्स हैं, आपने कुछ मतलब गलत लिख दिया है, तो वो सारे लेक्सिकल एरर्स डिटेक्ट होते हैं। तो ये पूरा फंक्शन है आपके लेक्सिकल एनालिसिस का, सिंपल आप समझ सकते हो, स्कैनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है। तो अगर इनपुट में काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इंक्रीमेंट है, तो आपके टोकन्स कैसे क्रिएट होंगे, टोकन्स आपके ऐसे क्रिएट होंगे, पहले तो ये आपकी आईडी है, ये आपकी आईडी है, फिर आपका ऐसा होता है, फिर इक्वल टू साइन है, ये भी आईडी 1 है, मतलब ये दोनों के लिए आईडी आपकी काउंट के लिए सेम दे दी है, फिर प्लस आता है और इसकी आईडी 2 दे दी है क्योंकि ये सेकंड आपका कोई वर्ड है, ठीक है, और उसके बाद आपका सेमीकोलन आ जाता है। तो ये क्या है, आउटपुट में आपको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिल रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यू हैव सिंटैक्स एनालिसिस, दैट इज योर पार्सर, है ना। तो इट टेक्स इन टोकन्स एज इनपुट, जो कि आपके लेक्सिकल एनालिसिस से इसको मिलता है ना, सारे के सारे टोकन्स इसको मिल जाते हैं, एंड ये चेक करता है सिंटैक्स अगेंस्ट ग्रामर रूल्स, तो जो आपके रूल्स है तो वो वैलिड ऑर्डर में है या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी चेक होती हैं। कंस्ट्रक्ट करता है पार्स ट्री, पार्स ट्री मैंने बहुत अच्छे से आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया हुआ है, अगेन हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, एंड सारे फेजेस वापस से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर
यूज होता है एंड सिंटैक्स एरर्स डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है पार्स ट्री क्रिएट होती है, हम लोग सब करके देखेंगे अभी के लिए, तो जस्ट विल रिवाइज। सिमेंटिक एनालिसिस आपको पता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारे पार्स ट्री के सिमेंटिक्स को। टाइप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, मतलब इंट या फिर जो फ्लोट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कहीं इंटीजर और स्ट्रिंग को तो ऐड नहीं कर रहे हो विच इज नॉट कंपैटिबल, तो ये सारी चीजें आपकी चेक होती हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आपका यहाँ पर होता है, जो भी वेरिएबल्स हैं क्या वो पहले से डिक्लेयर्ड है या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पर चेक होती हैं। एनोटेड पार्स ट्री क्रिएट होती है, मतलब कि टाइप इन्फो स्कोप सिंबल टेबल इन सब के लिंक्स आपके ऐड हो जाते हैं, तो वो आपकी एनोटेड पार्स ट्री कहलाई जाती है। देन परफॉर्म्स टाइप चेकिंग एंड फ्लो एनालिसिस, मतलब कि ये इंश्योर करता है जो आपने वैल्यूज यूज करी हैं वो करेक्टली यूज करी है एंड जो कोड वगैरह है वो सब आपका करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल आप चेक करो क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है या नहीं, आप वेरीफाई कर रहे हो टाइप कंपैटिबिलिटी ऑपरेशंस में, जैसे मैंने बोला इंटीजर और स्ट्रिंग तो आप ऐड नहीं कर रहे हो, बाकी प्रॉपर इनिशियलाइज किया है या नहीं, ये सारी चीजें जो है इंश्योर होती हैं। बाकी आउटपुट में यहाँ पर आपको एनोटेड पार्स ट्री जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। देन यू फील हैव इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट यानी कि आईसी, आपको पता है हमने यूनिट 1 में जो पास 1 देखा था, तो उस पास 1 का आउटपुट क्या था, आईसी इंटरमीडिएट कोड, एंड हमने जनरेट भी किया है, आपको पता है कैसे दिखता है। तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, 3 कोड फॉर्मेट, 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट होता है। क्या हमने ऐसे 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट बनाया हुआ है? एग्जैक्टली, तो ये सेम होता है। इजियर टू ऑप्टिमाइज एंड ट्रांसलेट, ये एग्जाम्पल है बट अभी हम करके देखेंगे, तो जस्ट लीव इट, ओके। तो बाकी आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिफ्थ फेज, तो यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट कोड है वो इंप्रूव होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है विद फ्यूअर रिसोर्सेज, रिमूव्स रिडंडेंट कोड, जो कोड आप बार बार लिख रहे हो वो कोड रिडंडेंट वाला आपका रिमूव हो जाता है, रीअरेंज हो जाते हैं आपके स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम मीनिंग प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके भी दिखाया था एग्जैक्ट सेम टेम्पररी का यूज करके, तो ये होता है ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड। एंड एट लास्ट आपका कोड जनरेट होता है, मतलब कि ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड अब मशीन कोड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल कंपाइलेशन स्टेज आपको मिल जाएगी एंड जनरेट्स रीलोकेटेबल मशीन कोड यहाँ पर, एंड टारगेट मशीन कोड आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर ये है तो आपको इसका मशीन कोड मिल जाएगा एंड आप डेफिनेटली अब इसका मशीन कोड लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास एमओटी टेबल है, ठीक है। बाकी सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पर बताई जा रही है। सो ये देख लो, ये सारे आपके फेजेस हैं। सोर्स प्रोग्राम से आप लेक्सिकल एनालाइजर पे आते हो, तो लेक्सिकल एनालाइजर आपको क्या देता है, मुझे बताओ, लेक्सिकल एनालाइजर आपको क्या देता है? इफ आई राइट हियर, तो आपको यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ टोकन्स मिल रहे होते हैं, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आपको मिल रहे होते हैं, किससे? आपको लेक्सिकल एनालाइजर से। फिर सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, सारा कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो फ्री करके देता है, कॉन्टेक्स्ट ट्री आपको बना के देता है, कॉन्टेक्स्ट ट्री आपको बना के देता है, मतलब जो भी एरर्स हैं वो सारे निकाल के कॉन्टेक्स्ट ट्री आपको बना के देता है। सिमेंटिक एनालाइजर आपका क्या करता है, सिमेंटिकली आपका जो मतलब जो भी ट्री है, सिमेंटिक एनालाइजर ट्री क्रिएट करके देता है, मतलब कि जो अभी हमने देखी वो ट्री आपकी क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आपका आईसी क्रिएट करता है, कोड ऑप्टिमाइजर उसको ऑप्टिमाइज करता है एंड कोड जनरेटर आपका मशीन कोड जनरेट करके देता है। बाकी एरर डिटेक्शन हैंडलिंग और सिंबल टेबल मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा होता है। देखो सिंबल टेबल मैनेजमेंट में क्या होता है, सारे फेजेस इसको यूज करते हैं, देख रहे हो ना आप, सारे के सारे फेजेस इसको यूज कर रहे हैं, और एरर हैंडलिंग भी सारे के सारे फेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सिंबल टेबल में, तो इट इज स्टोरिंग आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, ये क्या मेंटेन करता है, स्कोप और टाइप इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है, सिमेंटिक एनालिसिस को सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होगे। और एरर हैंडलिंग में हर एक फेज में अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का एरर डिटेक्ट होता है तो वो हैंडल होता है, एरर रिकवरी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होता है और क्लियर एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले कराया जाता है। तो ये सारे फेजेस आप ऐसे दिखाओगे। अब यहाँ पर इनको मैंने ऐसे क्यों किया है, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो, ये है एनालिसिस फेज और ये है सिंथेसिस फेज, तो ये दो फेजेस हैं आपके। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेज इनको जो है ना बोला जाता है। तो कंपैरिजन से पहले हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। आई विल राइट जस्ट द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ ईच फेज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको जो है ना बिल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ही थोड़ी सी स्पेस कर लूं, तो वेट, आपको
आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको दे देंगे एंड आपको बोला जाएगा सारे ऑल कंपाइलेशन फेजेस आपको शो करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको अभी जो आपने सब चीजें समझ ली है ना, सेम आपको वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले तो ये एक्सप्रेशन आपका होगा, ये सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, आपके लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जाएगा, जो कि आपका स्कैनर है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इनपुट है वो ब्रेक हो जाएगा टोकन्स के अंदर। तो टोकन्स के अंदर कैसे ब्रेक होगा मुझे बताओ। सबसे पहले आपका क्या है, एक्स, तो एक्स क्या है, आपकी आईडी है, आईडी यानी कि आइडेंटिफायर। फिर है आपके पास ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आपके पास है ये अगेन क्या है, आईडी यानी कि आइडेंटिफायर। फिर आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ऑपरेटर है। फिर बी है आपके पास, ये क्या है, आपका अगेन आईडी है। फिर आपके पास प्लस एडिशन ऑपरेटर है एंड फिर उसके बाद आपके पास क्या है, आइडेंटिफायर आईडी है। तो आप इसकी स्ट्रीम ऑफ टोकन्स कैसे लिखोगे, मैंने अभी आपको दिखाया था। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, हाउ यू हैव टू राइट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आएगी क्या, आईडी। किसके लिए आईडी है, ये आईडी है किसके लिए, एक्स के लिए, तो आप ऐसे दिखाओगे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये इक्वल टू साइन, तो यहाँ पर आप ये इक्वल टू ऐसे दिखाओगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद है आपके पास ए, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, आईडी और उसके बाद लिखोगे आप ए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर, तो यहाँ पर आप वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर बनाओगे, ठीक है। अब इसी के आगे आप चलोगे, इसी के आगे यस आप इसके बाद यहाँ पर इफ यू नीड सी आप आगे आगे कर देना, यहाँ पर आई डोंट हैव स्पेस, अदरवाइज आई मेक लाइक हियर ओनली, यानी कि आप यहाँ पर लिखोगे आईडी, उसके बाद आप लिखोगे क्या, बी, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, प्लस ऑपरेटर है और उसके बाद आपके पास है आईडी और फिर है कॉमा सी। तो ये हो गए पूरे के पूरे टोकन्स ऑफ आपके स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। समझ में आ गया मैंने कितने सिंपली इसको किया। तो हर एक ये जो है ना, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो जो भी है, उसको आप आईडी यानी आइडेंटिफायर कंसीडर करते हो एंड हर एक ऑपरेटर को भी आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तो सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप टोकन्स लिखते हो। तो ये आपका आउटपुट है किसका, लेक्सिकल एनालाइजर का। फिर आप आते हो सिंटैक्स एनालाइजर में। सिंटैक्स एनालाइजर है आपका पार्सर, मतलब कि सारे ग्रामर और ये सारी चीजें चेक करता है, जो भी सिंटैक्स वगैरह है वो चेक करता है एंड उसके बाद ये क्या करता है, पार्स ट्री के अंदर इसको बिल्ड करता है। तो सिंटैक्स एनालाइजर का सबसे बड़ा काम है, ये आप लिख लो, अगर एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन है तो क्या करता है, ये एक्सप्रेशन के अंदर क्या करता है, प्लस कर देता है टर्म, ठीक है, प्लस कर देता है टर्म, या फिर सिर्फ टर्म रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ टर्म यहाँ पे लिख सकते हो, अगर एक्सप्रेशन के साथ कोई टर्म ऐड करनी है तो वो कर दो, या फिर डायरेक्ट टर्म है तो वो रहने दो, अदरवाइज टर्म, ठीक है। टर्म के अंदर क्या हो सकता है, आपके पास टर्म इनटू फैक्टर हो सकता है, ठीक है, फैक्टर हो सकता है एंड अदरवाइज खाली फैक्टर भी हो सकता है, तो उसी को कंसीडर कर लो। उसके बाद फैक्टर क्या होती है, फैक्टर डायरेक्टली कोई आइडेंटिफायर भी हो सकता है एंड उसके बाद असाइन करते हो एट लास्ट, ठीक है। तो असाइन करते वक्त आप क्या करते हो, आइडेंटिफायर को असाइन करते हो एंड देन ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा होता है। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आप याद रख सकते हो फॉर योर सिंटेक्स एनालाइजर, ठीक है। आई विल जस्ट मेक इट रीसाइज, ओके, यस। तो ये चीज जो है ना आप याद रख सकते हो, अदरवाइज आई विल मेंशन इट हियर ओनली, यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, आपके ये सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर होता है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक्सप्रेशन यानी कि पार्स ट्री जो है वो क्रिएट करोगे। तो आपको पार्स ट्री क्रिएट कैसे करनी है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो बहुत सिंपल है, देख लो यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा आपका, मुझे बताओ, सबसे पहले ऑपरेटर आप कौन सा देखोगे, तो सबसे पहले आप असाइनमेंट ऑपरेटर देखोगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो इक्वल, या फिर आप कैसे दिखा सकते हो, डायरेक्ट असाइन लिख के दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं असाइन लिख रहे हो, ओके, असाइन। उसके बाद असाइन के लेफ्ट में क्या है, आईडी एक्स। उसके बाद क्या है, ये पूरा अब इस पूरे को आप कैसे लिखोगे, तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हो या फिर ये पूरे को भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके लेफ्ट में क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी। क्या टर्म आ जाएगी मुझे बताओ, लेफ्ट में आपके पास ये एडिशन वाले को हम पहले कंसीडर कर लें तो a इंटू बी वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आप टर्म लिख सकते हो और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी। और फिर लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है आपका सी क्या है, मुझे बताओ, सी है आपका यहाँ पर फैक्टर। सी क्या है आपका, फैक्टर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये है फैक्टर, ठीक है। अभी के लिए आई जस्ट रिमूव इट, ठीक है, सी है एंड लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस आप ऐसे दिखाओगे,
ठीक है, ऐसे दिखाओगे। अब उसके बाद लेट मी जस्ट रिसाइज दिस, यस, यहाँ पर अब आपके पास क्या है, हियर आपने सी कर दिया, तो ऑब्वियसली अभी a इंटू बी एक टर्म बची हुई है, राइट। तो अभी आप इसको भी फैक्टर्स में डिवाइड कर दोगे, यानी कि a अलग करोगे, b अलग करोगे, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में आएगा आपका मल्टीप्लाई। तो इसको आप कैसे लिखते हो, मल्टीप्लाई। ये है आपका अगेन एक फैक्टर, और ये भी है आपका अगेन एक फैक्टर, ठीक है। और ये जो सी था ये भी है आपका फैक्टर। तो ये आपने देख लिया, एक एक फैक्टर तक आपको क्या करना है, इसको तोड़ते हुए जाना है। तो आप समझ चुके हो, असाइन है, उसके बाद आपने इसको देखा, आईडी है, ये आइडेंटिफायर, उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, a इंटू बी प्लस सी। अब इसको हम तोड़ने वाले हैं, तो टर्म फैक्टर फैक्टर फैक्टर, तो अब टर्म फैक्टर क्या है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये है पूरी की पूरी पार्स ट्री जो आपको यहाँ पर सिंटैक्स एनालाइजर से मिलती है। क्या मिलती है आपको, पार्स ट्री मिलती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर कुछ नहीं करता है, यहाँ पर मीनिंग चेक्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स डिक्लेयर वगैरह आपने किया है क्या नहीं। तो पहले तो ये चेक करेगा यहाँ पर कि क्या आपने जो एक्स है क्या इसको डिक्लेयर किया है, क्या ए बी सी तीनों भी डिक्लेयर्ड हैं। फिर टाइप चेक होता है, क्या ए इंटू बी जो आप कर रहे हो क्या ये दोनों भी इंटीजर हैं, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट जो है वो इंटीजर मिलेगा। फिर उसके बाद टाइप चेक होता है, मतलब कि ये जो ए इंटू बी है ये जब आप सी के साथ प्लस कर रहे हो तो क्या ये ए इंटू बी का रिजल्ट इंटीजर है और ये सी भी इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट जो है वो आपका स्टोर होता है एक्स में एज एन इंटीजर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है ना, यहाँ पर ये आपके सारे चेक्स हो रहे होते हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर जाके आप क्या दिखा सकते हो, यहाँ पर आपकी एनोटेड पार्स ट्री आपको मिलती है ना, मैंने आपको बताया था एनोटेड पार्स ट्री, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एनोटेड 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 नहीं, एनोटेटेड आपको लिखना होगा इसको, ठीक है, एनो एनोटेटेड पार्स ट्री, ठीक है। तो एनोटेटेड पार्स ट्री मतलब कि कुछ भी नहीं, आपकी टाइप इन्फो होती है। टाइप इन्फो मैं यहाँ पर थोड़ा लिख के ट्राई करूँ दिखाना, तो सिंपल आपका जो ए है क्या वो इंटीजर है, ठीक है, ऐसे आप दिखाते हो। फिर जो बी है वो इंटीजर है, ऐसे आप दिखाते हो। फिर आपका जो सी है वो भी इंटीजर है, एंड एट लास्ट आपका जो एक्स होगा वो भी इंटीजर होगा। तो दैट इज नथिंग बट योर एनोटेटेड, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में अब आप क्या करते हो, अब आप इसको कन्वर्ट करते हो टीएसी में। अब टीएसी क्या है भाई, अभी बताया था, थ्री एड्रेस कोड में। क्या ये हमने लास्ट यूनिट में देखा है, हाँ देखा है। तो देखो हर एक स्टेप को एटमोस्ट वन ऑपरेटर है, तो आप क्या करोगे, टेम्पररीज को यूज करोगे, टेम्प को यूज कर लो या फिर T1 T2 ऐसे करके यूज कर लो, ठीक है। तो ये टेम्पररीज को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये वैसे भी मैंने आपको करके दिखाया था स्टिल। तो यहाँ पर क्या है आपके पास एक्सप्रेशन में एक बार लिख लेती हूँ, एक्सप्रेशन है आपका a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब हमें ऊपर जाके देखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो सबसे पहले मुझे जो करना है ऑपरेशन, वो मुझे यहाँ पर देख लो, तो a प्लस बी को करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक टेम्पररी वन ले लूंगी जिसके अंदर मेरे a इंटू बी का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है, a इंटू बी का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, एक T2 ले लूंगी जिसमें मेरे T1 का रिजल्ट प्लस मैं C कर दूंगी, क्योंकि ये T1 है, मैं प्लस C कर दूंगी। एंड एट लास्ट मैं X के अंदर क्या कर दूंगी, T2 को असाइन कर दूंगी। तो यहाँ पर ये जो काम है ना, ये इसको आप रिमूव कर देते हैं। तो ये जो पूरा काम है ये आपके आईसी जनरेशन के अंदर होता है, ठीक है, आईसी जनरेशन के अंदर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू डू, ओके। तो ये इंटरमीडिएट कोड आपका जनरेट यहाँ पर होता है। देन यू हैव कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, आपके कोड को फास्ट और शॉर्टर बनाता है। तो यहाँ पर क्या था आपका, इतना ये था, तो अब आपको अननेसेसरी टेम्पररीज को निकाल देना है, अब डायरेक्टली आपको लिखना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपका ऑप्टिमाइज्ड टीएसी कैसे बनेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर T2 देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट एक्स के अंदर ही T1 प्लस सी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, T1 इज इक्वल टू ए इंटू बी कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्टली x के अंदर हम क्या कर सकते हैं, T1 प्लस सी कर सकते हैं। मतलब मैंने ये T2 और ये T2 को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल आपको ऊपर नहीं, यहाँ पर आपको नीचे करना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है ये। तो दिस इज योर ऑप्टिमाइज्ड टीएसी। टीएसी मतलब आप समझ चुके हो, थ्री एड्रेस कोड,
ओके, 3 एड्रेस कोड। आई होप समझ में आ गया। नाउ एट लास्ट आपका है कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन में आपका जो ऑप्टिमाइज्ड टीएसी है वो असेंबली या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल, फॉर अ सिंपल सीपीयू आप रजिस्टर्स यूज करते हो R1 R2 R3, बाकी आपको पता है कौन से रजिस्टर्स यूज होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर कोड यहाँ पे मुझे जनरेट करना है तो यहाँ पर मैं लोड कर सकती हूँ। व्हाट आई विल डू, लोड R1 के अंदर क्या लोड करना चाह रही हूँ मैं, ए को लोड करना चाह रही हूँ। उसके बाद एक मैं रजिस्टर ले लूंगी जिसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके अंदर मैं R1 के अंदर बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मुझे ऐड करना है, एक्सप्रेशन के हिसाब से आई एम डूइंग, देन यहाँ पर मुझे क्या कर देना होगा, सी। एंड एट लास्ट मुझे क्या कर देना होगा, यहाँ पर लोड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि यहाँ तक क्या हो गया, ए इंटू बी हो गया, और यहाँ तक क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस सी हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे स्टोर करना पड़ेगा इसको एक्स में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्टोर, और यहाँ पर एक्स कॉमा R1 कर सकते हो, तो R1 की वैल्यू जो है वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो ये है आपका आउटपुट इन असेंबली। अब इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ये लोड वगैरह यूज किया है, सो अकॉर्डिंगली आप मशीन कोड इसका यूज कर सकते हो, मशीन कोड क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है मशीन कोड कैसे क्रिएट होता है, बाय यूजिंग योर MOT टेबल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट में 7th में आप लिंकिंग एंड लोडिंग करते हो, तो असेंबलर क्या कन्वर्ट करता है, जो मैंने बोला असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरीज जो है ना, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज उनको ऐड करता है। लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने का काम करता है। तो फाइनल रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, जो भी आपका कंपाइलेशन के बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो एन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इतू सा एक्सप्रेशन यू हैव टू शो इन सच अ फ्लो चार्ट मैनर, जब आपको क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कंपाइलर के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट कंपाइलर लुक्स लाइक। अब आपको इंटरप्रेटर के साथ इसको कंपेयर करना है, बहुत सिंपल है, चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यू हैव फंडामेंटल डिफरेंसेस। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, सबसे बड़ा ये मैंने डिफरेंस तो आपको समझा ही दिया यूनिट 1 में, अदरवाइज आप चाहो तो वहां से अगर आप पढ़ के आए हो, यू नो द डिफरेंस, तो आप स्किप कर सकते हो यहाँ से पार्ट। अदरवाइज सी, आप रिवाइज करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मुझे बताओ कंपाइलर कौन सी लैंग्वेजेस में यूज होता है, C++ में, जावा में कंपाइलर यूज होता है, सी में यूज होता है। इंटरप्रेटर यूज होता है आपके पाइथन के अंदर। मैंने आपको बताया कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट सोर्स कोड एक बार में ले लेता है एंड कंप्लीट सोर्स कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कंपाइलर के अंदर जो ट्रांसलेशन अप्रोच है यही है, कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम टू मशीन कोड, और सेपरेट करता है ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन फेसेस को, ठीक है। और आउटपुट में आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल रही होती है। यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन अप्रोच इसकी ये है कि एग्जीक्यूट करता है ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, जो मैंने बोला लाइन बाय लाइन, और यहाँ पर कंबाइन करता है ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन जो है ना एक ही बार में, मतलब कि उसी वक्त लाइन को ट्रांसलेट करेगा और उसी वक्त उसको एग्जीक्यूट कर देगा। कंपाइलर क्या करता है, पहले सब पूरा ट्रांसलेट करता है, उसके बाद फिर कंपाइलर को देता है ना एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर यहाँ पर है डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका मिलता है आपको, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, डिटेल्ड कंपैरिजन है, एंड यही पूरा कंपैरिजन मैंने यूनिट 1 में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर आई एम स्किपिंग दिस, आपको अच्छे से पता ही है, आप चाहो तो भी पॉज करके रिवाइज कर सकते हो, ओके। नाउ प्रोसेसिंग मॉडल्स अगर हम देखें, तो कंपाइलर मॉडल क्या होता है, सोर्स कोड आप देते हो कंपाइलर में, या ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, एग्जीक्यूशन के बाद आपको आउटपुट मिलता है। इंटरप्रेटर मॉडल क्या होता है, सोर्स कोड जो है आप इंटरप्रेटर को देते हो और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है एंड आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपाइलर के एडवांटेज ये है कि फास्टर एग्जीक्यूशन है, बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन है, एरर डिटेक्शन आपका रन टाइम में हो जाता है, नो नीड फॉर ट्रांसलेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो ये है कंपाइलर के एडवांटेजेस। कंपाइलर के डिसएडवांटेजेस ये है कि लॉन्गर डेवलपमेंट साइकिल है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा स्टेप्स फेजेस वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल्स आपको मिलते हैं, मतलब कि अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो विंडोज में आपकी .exe फाइल जनरेट होती है, और आपके क्या कहते हैं मैक के अंदर कौन सी फाइल जनरेट होती है ये आप मुझे बताना। .o करके कोई फाइल जनरेट होती है, वो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो डेफिनेटली, ओके। सो दिस वाज ऑल, एंड कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स डीबगिंग,
इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस क्या है? इंटरैक्टिव डेवलपमेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। आप जाके अगर आप पाइथन देखो तो पाइथन को आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी रन कर सकते हो। अगर आप वहां पर आईडीई पाइथन लिख दो डायरेक्ट, तो आपका पाइथन का आईडीई कमांड प्रॉम्प्ट में ही आपका खुल जाता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इजियर डिबगिंग होती है, इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है, जहां पर जो लाइन गलत है वो आगे आपका एग्जीक्यूशन जाता ही नहीं है। स्लोअर एग्जीक्यूशन है, ये डिसएडवांटेज है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 10 लाइनों में अगर यहाँ पर एरर आ गया तो आगे की लाइंस आपकी जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। तो रन टाइम एरर डिस्कवरी है, देन रिक्वायर्स इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूशन। देन हाइब्रिड अप्रोचेस अगर देखें तो जावा कंपाइल करता है टू बाइट कोड देन इंटरप्रेट्स। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा डिटेल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड। देन एडिशनल टॉपिक्स के अंदर मैक्रो वर्सेस सब रूटीन कंपैरिजन आपको पूछा जाता है। मैक्रो वर्सेस सब रूटीन कंपैरिजन मतलब कि मैक्रो और सब रूटीन यानी कि आप फंक्शन समझ सकते हो, ठीक है, फंक्शंस हो गए, प्रोसीजर्स हो गए। तो मैक्रो और फंक्शंस में सब रूटीन में क्या डिफरेंस है? तो मैक्रो का स्कोप सेम प्रोग्राम के अंदर होता है, सब रूटीन जो है वो कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। बाकी स्पेस अगर देखें तो मैक्रो ज्यादा स्पेस लेता है, सब रूटीन कम स्पेस लेता है। मैक्रो फास्ट एग्जीक्यूट करता है, सब रूटीन स्लो एग्जीक्यूट करता है। मैक्रो कैन नॉट हैंडल लेबल्स, ठीक है, लेकिन सब रूटीन लेबल्स को हैंडल करता है। बाय यहाँ पर देखें तो इसका जो एग्जीक्यूशन है असेंबलर करता है और इसका एग्जीक्यूशन हार्डवेयर करता है। मैक्रो जो है उसका कोड इंक्रीज, जो कोड साइज है वो इंक्रीज होता है, एंड यहाँ पर इट डज नॉट इंक्रीज। मतलब कि यहाँ पर बोला जाता है मैक्रो जब आप कॉल करते हो तो क्या होता है, जब यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो पूरा का पूरा मैक्रो का कोड वहां पे रिप्लेस हो जाता है। लेकिन सब रूटीन में ऐसा नहीं होता, जब आप कॉल करते हो ना तो आपका एग्जीक्यूशन वहां चला जाता है जहां पर वो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो वही स्टेटमेंट्स वापस एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब यहाँ पर इस कोड में आपकी जो लाइन्स है वो इंक्रीज नहीं होती हैं, डज नॉट इंक्रीज। कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैक्रो सिंपल टू राइट है, सब रूटीन कॉम्प्लेक्स टू राइट है। टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका क्रॉस कंपाइलर्स। तो यहाँ पर देख लो क्रॉस कंपाइलर्स क्या जनरेट करते हैं? कोड जनरेट करते हैं फॉर डिफरेंट टारगेट प्लेटफॉर्म। कोड जनरेट करते हैं फॉर डिफरेंट टारगेट प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट ऑन वन मशीन, एग्जीक्यूशन ऑन अनदर। तो ये क्रॉस कंपाइलर्स का काम है। क्रॉस कंपाइलर्स का काम क्या है कि वो कोड जनरेट करते हैं फॉर डिफरेंट टारगेट प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग कोड आप उनका होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, और डेवलपमेंट होती है एक मशीन में, एग्जीक्यूशन आप करते हो दूसरी मशीन में। बूटस्ट्रैप कंपाइलर्स आपके होते हैं, मतलब कंपाइलर रिटर्न इन इट्स ओन टारगेट लैंग्वेज एंड सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। बाकी सोर्स टू सोर्स कंपाइलर्स यानी कि ट्रांसपाइलर्स होते हैं, ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में तो आपको ट्रांसपाइलर्स का यूज करना पड़ता है। इंक्रीमेंटल कंपाइलर्स आपके होते हैं, रिकंपाइल ओनली मॉडिफाइड पार्ट्स एंड फास्टर डेवलपमेंट साइकिल इसकी होती है। डीकंपाइलर्स होते हैं जो कि रिवर्स करते हैं प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो है ना, अगर टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स मैंने अभी ध्यान नहीं है मुझे, अगर पीवाईक्यूज में आपको पूछा जा रहा है ना तो अगर आप क्वेश्चंस देख लो, अगर टाइप ऑफ कंपाइलर्स पूछा जा रहा है तो और थोड़ी बहुत डिटेल इनकी आप पढ़ सकते हो। वैसे बहुत सिंपल है, डायरेक्ट जीपीटी को आप डालोगे तो आपको टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स मिल जाएंगे, एंड टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स के साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी उनका रीड कर लो ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। एंड यस, दैट वाज द एंड ऑफ आवर यूनिट 2 गाइस। सो दिस यूनिट यहाँ पर हमने क्या किया, दो मेजर टॉपिक्स कवर किए, अच्छे से हमने मैक्रो प्रोसेसर समझ लिया, अच्छे से हमने कंपाइलर्स को समझ लिया। अगर आप देखो कि कंपाइलर्स जो है ना बहुत कम टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना वो उसने थोड़ा सा टाइप्स इंक्रीज कर दिया है, तो हमें कंपाइलर्स पढ़ने में इतना टाइम लगा। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी सिंपल, एंड कंपाइलर्स में हमें कम टाइम इसलिए लगना चाहिए क्योंकि हम यूनिट 1 से अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अभी अगर आपको कोई बोलेगा कि यूनिट 2 के अंदर क्या चीजें हैं तो आप बता पाओगे कि मैक्रो प्रोसेसर्स आपको पता है और कंपाइलर्स आपको पता है, ठीक है। यूनिट 1 थोड़ा सा बड़ा था गाइस क्योंकि उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन था पहले तो आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग का, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाकी आपको क्या करना था उसके अंदर, आपका चीजें मतलब कि वो डेफिनेशन टेबल्स वगैरह, जो सिंबल टेबल और लिटरल टेबल पूल टेबल है तो उसमें कन्वर्जन वगैरह, क्योंकि आपने पहली बार असेंबली कोड इतना ज्यादा डिटेल में देखा होगा तो वो सारी चीजों ने टाइम हमारा ज्यादा लिया। अदरवाइज यूनिट 1 में आपने टाइम ज्यादा दे दिया होगा तो यूनिट 2 आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, एंड दैट वाज इट। ये आपका पूरा यूनिट 2 था। एंड एसपॉस
एसपॉस का भी जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर टीओसी, एसपॉस और आपका डीबीएमएस ये तीनों भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। तो डेफिनेटली आप इनसेम के लिए यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ आई विल ट्राई, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ओनली आई विल ट्राई टू कवर सीएनएस। अदरवाइज अगर आपका हो जाएगा सीएनएस तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल नॉट मेक, ठीक है। बाकी कोड्स ये सारे जो आपके नोट्स वगैरह है ना, ये सारे डायरेक्टली अपलोड हो चुके हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। टीओसी के जो मास्टर सॉल्यूशंस है वो भी अपलोड हो चुके हैं, आज बाकी के भी हो जाएंगे। तो बी फोकस्ड ओवर देयर। अगर आप चैनल में हो और अगर नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, वो फिल कर दो एंड और लोगों की तरह अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फास्ट कर लो। आपको ज्यादा और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट स्मार्ट स्टडी करो, एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो कहीं और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड बहुत आपका जो है ना बहुत अच्छे से आपकी जो है वहाँ पे स्टडी हो जाएगी, ठीक है। बाकी हेल्प आपको सारी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज वगैरह सब यू विल गेट। ओके चलिए दैट्स ऑल। आपको कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आप उस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेके जीपीटी को डाल दो एंड दैट विल एक्सप्लेन यू। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन टेल मी। ओके तो चलिए दैट्स ऑल एंड यस, अच्छे से एसपॉस का भी पेपर लिख देना, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत एसपॉस एसपॉस के कमेंट्स आ रहे थे, एक दिन में वी हैव कवर्ड बोथ ऑफ द यूनिट्स। चलिए दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।